नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों हम लोग बुक देख रहे थे, जीके एनसीईआरटी की बुक है, जो बेहतरीन बुक है दोस्तों। इसमें क्या है, सारी चीज़ें मतलब फिगर के फॉर्म में दी हुई हैं। देखिए हमने एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट कर ली है दोस्तों। हिस्ट्री हम शुरुआत किए थे, उसमें एंशिएंट हिस्ट्री हो चुकी है हमारी, ठीक? हम देखेंगे मिडाइवल हिस्ट्री आज से दोस्तों। देखिए मिडाइवल हिस्ट्री देख लेंगे, आज हम कंप्लीट कर लेंगे, फिर कल मॉडर्न स्टार्ट करेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि हमने विश्व का भूगोल कंप्लीट कर दिया है, भारत का भूगोल कंप्लीट किया है। जो लोग नहीं देखे हैं प्लेलिस्ट में जा करके ज़रूर देखिए दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक है। और देखिए कल से जो है, आज मान लीजिए शाम को हो सकेगा तो वीडियो आ जाएगी, तो उसमें हम पीवाईक्यू करा देंगे। यानी जितने भी क्वेश्चन आए हैं पीसीएस तक के, चाहे वो यूपी ट्रिपल एससी में पूछा गया है, एसएससी में, रेलवे में, जहाँ-जहाँ पूछा गया है, तो वो बुक हम पूरी करा देंगे। एक बुक और है दोस्तों हमारे पास, तो उसमें सारे पीवाईक्यू, जैसे यहाँ थ्योरी है दोस्तों, उसमें पीवाईक्यू है। तो दोनों साथ में लेकर चलेंगे। सुबह थ्योरी पढ़िए आप, शाम को पीवाईक्यू करिए, जिससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा और हम ट्रिक भी बहुत सारी वहाँ पे बताते चलेंगे आपको, ठीक दोस्तों। देखिए क्वेश्चन में ट्रिक बनाना आसान हो जाता है बहुत ज़्यादा दोस्तों, लेकिन ऐसे ही नॉर्मल बनाना मतलब मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा ट्रिक बता सकें। देखिए अगर हम शुरुआत करें यहाँ से, देखें इसमें लिखा 800 से 1200 ईस्वी तक उत्तर भारत। दोस्तों एक चीज़ मैं बता दूँ, ये ऐसा नहीं कि यहीं पे ये मॉडर्न हिस्ट्री मतलब मध्यकालीन भारत समाप्त हो जाता है। मध्यकालीन भारत अक्सर माना जाता है कि 1707 ईस्वी में जब औरंगज़ेब की मृत्यु होती है, तब मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत हो जाती है। देखिए दोस्तों 1707 में होता क्या है, देखिए एक चीज़ मैं आपको कॉन्सेप्ट दे दूँ, अगर ये मान लीजिए केंद्र है, ठीक? ये केंद्र है दोस्तों, और ये छोटे-छोटे राज्य हैं मान लीजिए ऐसे जो बने हुए हैं, समझिएगा बात मेरी। एक सेकंड, पहले भारत ही बना देते हैं। मान लीजिए ये दिल्ली है दोस्तों, ये केंद्र है, दिल्ली से ही सब लोग शासन कर रहे हैं। कर रहे हैं कि नहीं दोस्तों? जितने भी लोग हैं दिल्ली से शासन कर रहे हैं। जैसे आज वर्तमान में हमारे प्रधानमंत्री जी कहाँ बैठते हैं? दिल्ली में ही सब कुछ है। यहीं से पूरे भारत पे शासन हो रहा है। यहाँ लक्षद्वीप है हमारा, यहाँ अंडमान निकोबार है। दोस्तों लोकतांत्रिक हैं आज हम। क्या हैं? लोकतांत्रिक हैं। यानी देखिए लोकतंत्र में क्या है, हमारे पास जो है जनता के पास पावर है कि नहीं दोस्तों? सारी शक्ति किसके पास है? जनता। जनता जिसे चाहेगी उसे चुनकर दिल्ली पर भेजेगी और फिर वो जनता के लिए निर्णय लेगा, सारे जनता के हित में फैसले करेगा। करेगा कि नहीं? लेकिन राजतंत्र में दोस्तों उल्टा होता था। राजतंत्र में क्या था? उल्टा था। कैसे था? देखिए दोस्तों, राजतंत्र में राजा के पास सारी शक्तियाँ थी। अगर राजा कमज़ोर हो गया, तो सीधी-सी बात है ये सारे जो राज्य टूट जाएँगे। जैसे लक्षद्वीप कहेगा हम अलग चल रहे हैं, ये कहेगा हम अलग चल रहे हैं। मतलब अगर ये कमज़ोर हुआ सत्ता, केंद्र अगर कमज़ोर हो गया दोस्तों, तो सीधी जो है छोटे-छोटे राज्यों में विभक्त हो जाएगा। औरंगज़ेब तक तो, जब मतलब औरंगज़ेब था उस तब तक मुगल काल दोस्तों मजबूत था। आप देखे होंगे भाई मुगल काल की स्थापना कब हुई? जब दूसरा राजा कमज़ोर होता है तभी तो दूसरे राजा पराजित होता है। मतलब कोई राजा आया उसे पराजित कर दिया। एक राजा कमज़ोर है या उसका उत्तराधिकारी कमज़ोर है, तब दोस्तों दूसरे राजा मतलब जो है कब्ज़ा कर लेता है या उसे मार के अपना गद्दी स्थापित कर देता है, अपना वंश चलाने लगता है। ऐसे ही आप देखेंगे कि जो लास्ट का किंग था वो कमज़ोर था दोस्तों, या तो कमज़ोर था या मतलब कुछ भी रहा होगा, या उसका उत्तराधिकारी नहीं था। तो ये सारी चीज़ें आपको नज़र आएँगी, तब जाके दूसरे वंश की स्थापना होती है। ऐसा ही था, औरंगज़ेब की मृत्यु हो गई तो उनके जितने भी उत्तराधिकारी थे, जैसे बहादुर शाह, जहांदार शाह, फ़र्रुख़ियत, रफ़ीउद्दौला, मोहम्मद शाह, अहमद शाह, ये सारे जो लोग थे, रंगीला-वगीला, ये सारे लोग कमज़ोर उत्तराधिकारी दोस्तों थे। इनको शासन से ज़्यादा पड़ी ही नहीं रहती थी। तो इसमें जो उलेमा वर्ग थे, जो अमीर वर्ग थे, जो मतलब गुट थे, वो सब शासन कर रहे थे दोस्तों। ठीक? तो ये धीरे-धीरे जैसे कमज़ोर हुआ तो इनकी क्षेत्रीय, जैसे यहाँ बंगाल की स्थापना हो गई, यहाँ अवध की स्थापना हो गई, इधर हैदराबाद में चिनकिलिच खान ने, इधर मैसूर, तो धीरे-धीरे आप देखेंगे भारत छोटे-छोटे राज्यों में विभक्त होना शुरू हो जाता है। समझ में आया कि नहीं दोस्तों? यानी अगर केंद्र कमज़ोर हो जाएगा, सीधी-सी बात है, अगर ये कमज़ोर हो जाएगा दोस्तों, सारी शक्तियाँ देखिए केंद्र के पास, राजा में क्या होती है, जब राजतंत्र होता है तो केंद्र के पास मजबूत, सारी शक्तियाँ किसके पास होती है? केंद्र के पास होती है। लेकिन लोकतंत्र में क्या होता है, सारी शक्तियाँ केंद्र के पास नहीं होती हैं, जनता के पास होती हैं। ठीक? दोनों में याद रखिए, जो कॉन्सेप्ट थोड़ा बताया हूँ वो, अगर मैं कहता हूँ 100% अगर कॉन्सेप्ट है दोस्तों, अगर 50% भी समझ में आ गया होगा तो काम हो जाएगा। देखिए इतिहास में हर जगह वही चीज़ लागू होती है और आज भी दोस्तों, आप बताइए गाँव में अगर आप सबसे ज़्यादा कमज़ोर हैं और तो आपके पास धन-दौलत खूब है, लेकिन अगर आप कमज़ोर हैं तो सीधी-सी बात, उसे कोई हड़पने की कोशिश करेगा, 100% सच्चाई है। अगर आप बिल्कुल कमज़ोर हैं और आपके पास धन-दौलत खूब है, तो उसे हड़पने की पूरी कोशिश करेंगे लोग कि कैसे भी करके हम इसे हड़प लें या आपको चूस लेंगे किसी तरह से, तो मतलब ये कॉन्सेप्ट हर जगह लागू हो जाएगा। अब हम शुरुआत करते हैं, देखते हैं यहाँ, देखिए त्रिपक्षीय संघर्ष आप जानते ही हैं।
इसमें कौन-कौन शामिल थे? गुर्जर प्रतिहार थे, राष्ट्रकूट थे, पाल थे। तीनों को याद रखना दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और इसका रीजन क्या था त्रिपेशी? क्योंकि जो कन्नौज पर आधिपत्य जमाने के लिए दोस्तों, देखिए कन्नौज में क्या था, कन्नौज का उत्तराधिकारी कोई नहीं था, ठीक, हर्षवर्धन का उत्तराधिकारी कोई नहीं था। तो उसके बाद क्या हुआ, मतलब त्रिपक्षीय संघर्ष शुरू हो जाता है कन्नौज की गद्दी को पाने के लिए, कि मतलब कन्नौज पर शासन कौन करेगा। तो ये कौन कौन से आते हैं, गुर्जर प्रतिहार आते हैं, राष्ट्रकूट आते हैं, पाल। पाल दोस्तों बंगाल में एक्चुअली शासन करते थे, लेकिन वो भी हथियाने आ गए। इनका संघर्ष काल लगभग 100 वर्षों तक संघर्ष चला दोस्तों। अलग अलग शासक आए, जैसे मान लीजिए इसमें कोई शासक आया वो भी संघर्ष कर रहा है, इसमें आया वो भी संघर्ष, इसमें वो भी संघर्ष, तो ये सब संघर्ष करते रहे। अंतिम विजय किसकी हुई, तो गुर्जर प्रतिहारों की होती है, ठीक, गुर्जर प्रतिहार की होती है। देखिए कैसे याद करेंगे दोस्तों, आप बताइए, जो सबसे बड़ा होगा वही तो जीतेगा, सबसे बड़ा होगा वही तो जीतेगा। तो इन तीनों में दोस्तों आप बताइए, गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट, पाल। सबसे छोटा देखिए पाल लिखा है, 2 ही अक्षर में लिखा है, नहीं होगा। 6 अक्षर में है मान लीजिए, ये भी नहीं होगा। सबसे बड़ा कौन है, गुर्जर प्रतिहार। हो गया काम, समझ में आया कि नहीं दोस्तों? तो खुद देखिए कैसे हमें याद करना लंबे समय तक, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है और हमको याद भी हो गया है आराम से। अब देखिए अगर गुर्जर प्रतिहार वंश की बात करें तो इसके संस्थापक कौन थे, नागभक्त प्रथम थे। ये 730 ईसा पूर्व में इसकी स्थापना किए थे। राजधानी क्या थी, भीनमाल थी। क्या थी, भीनमाल थी। त्रिकोणीय संघर्ष मतलब प्रारंभ होता है किसके समय में, तो वत्सराज थे, उनके समय में प्रारंभ होता है। सारी जानकारी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, संस्थापक तो भूलना नहीं है, ये याद रखना। और दूसरी चीज ये है कि किसके समय में ये प्रारंभ होता है त्रिकोणीय संघर्ष, तो ये वत्सराज के समय। अगला है कि महमूद गजनबी के आक्रमण के समय गुर्जर प्रतिहार शासक थे, राज्यपाल थे। कौन थे, राज्यपाल थे दोस्तों, शासक से गुर्जर प्रतिहार। कब, जब मोहम्मद गजनबी ने आक्रमण किया था। अगला है राष्ट्रकूट शासक की बात करें, इसके संस्थापक दंती दुर्ग है, कब किए, तो 752 ईस्वी में किए। राजधानी क्या थी, मान्यखेत थी। एलोरा का कैलाश मंदिर राष्ट्रकूटों ने बनाया। राष्ट्रकूट में कौन थे, तो कृष्ण प्रथम थे। कौन थे, कृष्ण प्रथम थे। अंतिम शासक कौन थे, तो कर्क द्वितीय थे। कौन थे, कर्क द्वितीय थे। तो सारे दोस्तों याद रखना है दोनों, मतलब ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, समझ लीजिए। अब हम देखते हैं दोस्तों यहाँ मोहम्मद गौरी के से देखने से पहले ऊपर का देखते हैं, पाल वंश भी इसी वक्त देख लेते हैं। देखिए मैंने गुर्जर बताया, राष्ट्रकूट बताया, अब पाल देख लेते हैं। इसकी स्थापना गोपाल ने की थी। देखिए जनता ने इन्हें चुना था, एक्चुअली बात ये थी कि जनता के मतलब मन से ये चुने थे, मतलब ये शासन पे बैठे थे। देखिए इसमें क्या था, जो धर्मपाल है ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इन्होंने क्या किया, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना कराई। किसने, धर्मपाल ने। अंतिम शासक थे गोविंदपाल। देखिए अंतिम भी पूछ लेता, पहला अंतिम संस्थापक या कोई इंपॉर्टेंट कार्य है तो वो पूछ लेता। दोस्तों किसी भी एग्जाम की एक मतलब पैटर्न होता है, किसी भी एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम आप उठा लीजिए। मुझे बड़े एग्जाम को थोड़ा ज्यादा नॉलेज रहता है, जैसे पीसीएस है, आरओ है, ये सब एग्जाम में मतलब ज्यादा नॉलेज रहता है। इसका रीजन ये है कि वहां पे मतलब फिक्स रहता है कि अगर भाग से क्वेश्चन आएगा तो 100% फिक्स है। अगर मगर मुगल सुल्तान से एक क्वेश्चन आ रहा है तो हर साल मुगल काल से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। उसमें चाहे अकबर से पूछ ले, या मतलब बाबर से पूछ ले, हुमायूं से पूछ ले, लेकिन ज्यादातर चांस होते हैं अकबर से पूछने के, या औरंगजेब से पूछ ले। तो मुगल काल हो गया। रजिया सुल्तान में, जैसे सल्तनत काल में रजिया सुल्तान से पूछ लेगा, या इल्तुतमिश से, या बलबन से। तो ये 3 इंपॉर्टेंट है। खिलजी में अलाउद्दीन खिलजी की जो बाजार नियंत्रण प्रणाली है, ये सब पूछ लेगा। तो वहां मतलब फिक्स रहता है कि हिस्ट्री में ये आएगा, पॉलिटी में भाग, अनुसूची, अनुच्छेद, संविधान संशोधन, समितियां, गैर संवैधानिक, असंवैधानिक, ये सारी चीजें। तो थोड़ा मतलब फिक्स रहता है। लेकिन जो छोटे छोटे एग्जाम होते हैं उसमें फिक्स नहीं रहता है, उसमें कहाँ से बन जाएगा कोई भरोसा ही नहीं दोस्तों। कभी हो सकता है ज्यादा क्वेश्चन हिस्ट्री से आ जाए। आप बताइए, जब हम लेखपाल दिए थे तो उसमें दोस्तों हमको लगता है इकोनॉमी का कोई क्वेश्चन ही नहीं था। और जबकि इकोनॉमी 5 नंबर की सब मतलब चिल्ला रहे, तो 5 नंबर की आएगी, 3 नंबर हो सकता है आ जाए, कोई क्वेश्चन ही नहीं। तो ये सारी चीजें आपको देखना होगा। करंट था, वर्ड का कोई करंट ही नहीं, यूपी का ज्यादातर करंट था, 1-2 क्वेश्चन शायद वर्ड के होने, तो यूपी के ही सारे थे। तो ये चीजें समझनी होंगी ना दोस्तों। तो ये चीज मैं बताने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि आपको समझना है कि क्या पढ़ना है, क्या जो है इसमें याद करना है, क्या नहीं करना है। देखिए अगर हम बात करें तो भारत में मुस्लिम आक्रमणकारी, तो सबसे पहले जो आक्रमणकारी है मुस्लिम, वो कौन है, मोहम्मद बिन कासिम है दोस्तों। 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक था, कौन था, तो ये थे भारत पर मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम। ये उसके बाद फिर महमूद गजनवी, फिर मोहम्मद गौरी। तो पहले कासिम, फिर गजनवी, फिर गौरी। तो ये तीनों को याद करना। देखिए गजनवी के बारे में बात करें, अगर मोहम्मद गजनवी, तो ये गजनवी के शासक यानी गजनी के शासक जो थे सुबुक्तगीन का पुत्र था दोस्तों। ये अरब आक्रमणकारी थे, कौन, लेकिन गौरी जो था तुर्की आक्रमणकारी था। ये अरब आक्रमणकारी थे, कौन थे, अरब आक्रमणकारी। आपसे कभी कभी पूछ लेगा तो आप सब कंफ्यूज हो जाएंगे, ये अरब आक्रमणकारी है, ठीक। आगे अगर बात करें तो मोहम्मद गजनवी, देखिए दोस्तों
998 से लेकर 1030 तक जो है मतलब इसका शासन रहता है। भारत पर आक्रमण 17 बार किया, 1000 से लेकर 1027 तक दोस्तों। सोमनाथ का मंदिर 1025 कहीं मिलेगा, कहीं 26 मिलेगा, तो कंफ्यूज ना होगा, ऑप्शन जो रहेगा लगा दीजिएगा। इसमें के दरबार में विद्वान जो है मतलब विद्वान जो थे उन्होंने पुस्तक कौन लिखी, तो अलबरूनी ने क्या लिखा, किताबुल हिंद लिखी। उतबी ने क्या लिखा दोस्तों, वो लिखा है किताब उल यामनी। देखिए दोस्तों मैंने इसे कैसे याद किया, उतबी देखिए अलबरूनी का तो सब याद याद कर लेते हैं कि जो है किताब उल हिंद, लेकिन उतबी का हो सकता कंफ्यूजन। तो उतबी में याद कर लीजिए उदी से, क्या उदी, उदी हुई थी सर्जिकल स्टाइल, तो उदी उतबी, उदी उतबी, थोड़ा याद करिए। उसमें देखिए यामिनी गौतम थी दोस्तों, जो है मतलब एक्ट्रेस थी ना, तो यामिनी, तो यहाँ से आप कनेक्ट कर सकते हैं। देखिए बहुत दूर से मैंने कनेक्ट किया है अपने लिए, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, तो इस तरह याद कर सकते हैं। फिरदौसी शाहनामा, फिरदौसी शाहनामा, ठीक। अब फिर दौड़ी यानी फिर दौड़ी शाहनामा के लिए, फिर दौड़ी शाहनामा के लिए, तो इस तरह मतलब याद कर सकते हैं आप। अगला बहयाकी तारीख सुबक्तगीन, मोस्ट इंपोर्टेंट चारों पुस्तक है, कोई कभी भी पूछ सकता, पीसीएस में पूछा ही जा सकता है, हम लोग खुद ही रटेंगे, याद करेंगे, ऐसे तरीका जो निकाल रहा हूँ निकालूंगा दोस्तों। मोहम्मद गौरी की अगर बात करें तो गौर प्रांत का शासक है दोस्तों। ये प्रथम आक्रमण इसका कब हुआ, 1175 ईस्वी में मुल्तान पर इन्होंने प्रथम आक्रमण किया। गुजरात आक्रमण भीम द्वितीय मूलराज द्वितीय ने पराजित किया, 1178 ईस्वी में पराजित किया। इसके प्रमुख युद्ध कौन से, तराइन का प्रथम, तराइन का द्वितीय और चंदावर का युद्ध। देखिए तराइन का जो प्रथम युद्ध होता है 1198 में, उसमें पृथ्वीराज चौहान जो है विजयी हो जाते हैं, गौरी हार जाता है दोस्तों। उसके बाद तराइन का जो द्वितीय युद्ध होता है, पृथ्वीराज चौहान जो है हार जाते हैं और गौरी जीत जाता है, इसमें गौरी की जीत होती है, ठीक। और चंदावर का युद्ध होता है 1194 में, इसमें जयचंद सिंह जो है ये हार जाते हैं, जयचंद मतलब जो है, और ये गौरी जो है जीत जाता है दोस्तों। देखिए एक चीज मैं बताऊं, इनके हारने का रीजन क्या था पृथ्वीराज चौहान का, जैसे गौरी भाग रहा है तो ये कहेंगे कि मतलब हम पीछे से वार नहीं करेंगे दोस्तों, राजपूत पॉलिसी के खिलाफ है दोस्तों। ऐसा देखिए युद्ध में कहीं कहीं पे मानते हैं कि हर जगह, लेकिन नहीं लागू। गौरी तो कुछ मतलब ये जो गौरी था इसने तो कोई नीति नहीं फॉलो की, इसका तो उद्देश्य था हराना, कब्जा करना ना दोस्तों, तो इसने जब कोई नीति नहीं फॉलो की तो आपने के कौन सी नीति फॉलो कर ली। तो ये सारी चीजें होती हैं अलग अलग जो है इतिहासकारों के बीच। देखिए अगर हम बात करें सल्तनत काल के बारे में बात करते हैं, देखिए इनका शासन मोस्ट इंपोर्टेंट रखना ही पड़ेगा आपको। गुलाम वंश, देखिए गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। एक तो ट्रिक ये है कि गुलाब खिले तो सुगंध लो, गुलाब खिले तो सुगंध लो, तो खिले से दोस्तों खिलजी हो गया, गुलाब से गुलाम वंश हो गया, खिले तो से तुगलक वंश हो गया, सुगंध यानी सैयद वंश है, लो से लोधी वंश है। तो देखिए गुलाब खिले तो सुगंध लो, ठीक। तो ये 5 वंश हो गए, थोड़ा पेन चेंज करते हैं, ये 5 वंश हो गए कि नहीं दोस्तों, बात को समझिएगा आप लोग। अब इनका सन याद करिए, देखिए 1206 से 1290 गुलाम वंश हो जाएगा, और उसके बाद खिलजी वंश 1290 से 1320 जो है ये कौन सा वंश हो जाएगा, खिलजी हो जाएगा। तुगलक वंश देखिए 1320 से लेकर दोस्तों 1200 जो है सॉरी 1412 तक होता है। सबसे लंबा शासनकाल किसका था, तो तुगलक का था, ध्यान से देखिए। देखिए इतना, ये तो 30 ही वर्ष था शासन किया, और ये दोस्तों देखिए कितना कम किया, ये जो है लगभग 84 वर्ष तक शासन किया। लेकिन ये देखिए दोस्तों जरा सा, कम से कम ये कितना हो जाए 80 90 92 वर्ष इन्होंने शासन किया, ठीक। उसके बाद अगर हम सैयद वंश की बात करें तो 1414 से लेकर 1451, तो इन्होंने लगभग कितना शासन किया दोस्तों, इन्होंने शासन किया है, कितना किया है 37 वर्ष किया है लगभग, ठीक। और उसके बाद फिर लोधी वंश ज्यादा किया ही नहीं, ये तो मतलब ये भी किए हैं, कितना किए हैं, तो ये किए हैं 5, उसके बाद 12 7 यानी 72 के आसपास किए हैं, हाँ 72 75 75 वर्ष ये किए। तो सबसे ज्यादा कौन किया, तुगलक। ये भी पूछता है कि सबसे ज्यादा किसने किया, तो तुगलक, तो याद रख लीजिएगा। और सबसे कम खिलजी, सबसे ज्यादा शासनकाल किसका था, तो तुगलक का था, सबसे कम खिलजी का था। अब हम आगे बढ़ते हैं, गुलाम वंश के बारे में कुछ देख लेते हैं। देखिए पहले तो हमें इनके गुलाम शासक को याद करना पड़ेगी, ये सब इस बार नेट में दोस्तों आया था, क्रम लगाने को आया था। देखिए ये शुरू के नहीं दिए थे, शुरू के नहीं दिए थे, आप लोगों ने समझिए कि शुरू के दिए थे क्या यार, नहीं शुरू के नहीं दिए थे, यहाँ से दिए थे दोस्तों मिलान करने के। इसमें था नसीरुद्दीन महमूद था, रुकनुद्दीन फिरोज था, और शायद मसूद शाह थे, और उसके बाद फिर इसमें बहराम शाह थे। हाँ मतलब ये नाम वो दिए थे जो सुने नहीं थे आप, जैसे रजिया बलबन ये नहीं थे, इल्तुतमिश ये सब नाम नहीं थे, कैमोर्स भी नहीं था। ये था रुकनुद्दीन फिरोज था, बहराम शाह था, मसूद शाह और नसीरुद्दीन महमूद। अब बताइए कितना हार्ड बन जाता क्वेश्चन, लेकिन जिसे रटा है, जैसे मैंने रट लिया था इसे बहुत पहले ही, कुतुबुद्दीन ऐबक, आराम शाह, इल्तुतमिश, रुकनुद्दीन फिरोज हो जाएंगे, रजिया सुल्तान, फिर बहराम शाह, मसूद शाह, नसीरुद्दीन महमूद, बलबन, कैकुबाद और कैमोर्स। तो मैंने जैसे रट लिया, तो ऐसे आप भी रटना पड़ेगा आपको।
तो रट लीजिएगा, इतने शासक हैं। ठीक दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं, इनके बारे में कुछ देखते हैं। देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में जितनी भी जानकारी है हम देखते हैं। 1206 में गुलाम वंश की स्थापना करता है दोस्तों। इसे लाख बख्श कहते हैं और कुरान खां के नाम से जाना जाता है। इसे कुरान याद थी मुजवानी दोस्तों, इसीलिए कुरान खां कहते हैं। लाखों का दान देता था, इसीलिए लाख बख्श कहते हैं दोस्तों। इसकी मृत्यु होती है 1210 में, चौगान खेलते हुए यानी पोलो खेलते हुए घोड़े से गिर जाता है, तो उसमें इसकी मृत्यु हो जाती है, रीढ़ की हड्डी टूट जाती है। इसने निर्माण क्या क्या कराया? कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में है, इसका निर्माण कराया। और इसी का जो दक्षिणी द्वार है ना दोस्तों, वही अलाई दरवाजा है दोस्तों, वहीं पे अलाई दरवाजा है किसका? तो वो जो ये है ना अलाउद्दीन खिलजी, वही लगवाए थे अलाई दरवाजा। तो इसका दक्षिणी द्वार जो है वही अलाई दरवाजा, याद रखेंगे नहीं कंफ्यूज हो जाएंगे। उसके बाद 2.5 दिन का झोपड़ा है, अजमेर में है दोस्तों। कुतुब मीनार दिल्ली में शुरू करवाया। देखिए कुतुब मीनार की कहानी की अगर हम बात करें तो इसमें 3 लोग शामिल हैं। कौन? 3 लोग हैं। कौन कौन है? एक मंजिल बनवाए थे कुतुबुद्दीन ऐबक दोस्तों, यानी निर्माण शुरू किया। 2 मंजिल बनवा दिए थे कौन? सॉरी 3 मंजिल बनवाए थे। 3 मंजिल इल्तुतमिश बनवाए, तो टोटल कितनी हो गई? 4 मंजिल हो गई दोस्तों। कितनी हो गई? 4 मंजिल। उसके बाद क्या होता है? बिजली गिर जाती है फिरोज शाह तुगलक के समय या फैसटी के समय। बिजली गिर गई तो 1 मंजिल कट गई, तो इसमें से 2 मंजिल बची, तो कितनी हो गई? 3 मंजिल हो गई। फिर फिरोज शाह तुगलक ने 2 मंजिल और बनवा दी, तो टोटल कितने मंजिल हो गई? 5 मंजिल। इसलिए जब आप कभी जो है मतलब कुतुब मीनार को देखेंगे, तो जो ये 3 मंजिल ऊपर की हैं, ये दूसरी मतलब दूसरी तरह नजर आएंगे आपको, लेकिन जो ऊपर की 2 मंजिल है वो दूसरी तरह नजर आएंगी। ये दूर से लगेगा कि ये बाद में बनी है, या मतलब बाद की बनी है और ये पहले की बनी है। ठीक दोस्तों, तो ये इतना था, जो भी था मैंने बता दिया आपको। अब हम आगे देखिए इल्तुतमिश के बारे में। ये 1211 ईस्वी में राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित कर लेता है, यानी राजधानी जो है लाहौर से दिल्ली लाता है। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा कराता है। 40 गुलाम सरदारों का संगठन है, तुर्कान चहलगानी, बलबन इसी का सदस्य था। और एकता व्यवस्था की शुरुआत कौन करता है? इल्तुतमिश। सबसे पहले किसने किया? तो गौरी ने किया, लेकिन उसे ऑर्गेनाइज वे में किसने किया? सब समझिए बात। अगर पूछे सबसे पहले एकता व्यवस्था किसने शुरू किया, तो गौरी ने शुरू किया, लेकिन उसे ऑर्गेनाइज फॉर्म दिया यानी संगठन के रूप में कौन शुरू किया? तो एकता व्यवस्था शुरू किए थे इल्तुतमिश ने। देखिए एकता मतलब क्या होता है ये समझिएगा, थोड़ा प्रांत कहते हैं इसे, कि मतलब प्रांत है। जैसे मान लीजिए किसी को, मान लीजिए ये गांव है, मान लीजिए ये शहर है, इसका एकता दे दिया गया, तो उसका कार्य है यहाँ से धन राजस्व वसूले और जो सेना पे खर्च करता है करे, उसके बाद वो राजा को दे। समझ कि नहीं? तो इस तरह होता है इक्तादार, थोड़ा दोस्तों याद रखेंगे। उसके बाद इसने सिक्का चलवाया था, टंका चांदी का था, जीतल तांबे का था। अब देखिए कैसे याद करेंगे, कंफ्यूज हो सकते हैं। तो देखिए इसमें तल मतलब ता है कि नहीं दोस्तों? ता है, ता है कि नहीं? अब बताइए, ता से तांबा नहीं होता, ता से तांबा। ठीक, छोटा सा है लेकिन बहुत कारगर है ये ट्रिक। ठीक, और टंका तो याद ही कर लेंगे, चांदी। देखिए टंग का यानी चांदी। ठीक, आगे बढ़ जाए। अब देखिए रजिया सुल्तान की बात करते हैं। रजिया सुल्तान को मतलब कब इल्तुतमिश ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया? तो याद रखेंगे ग्वालियर अभियान जो था 1231 में, उसी के तहत मतलब उसी अभियान में मतलब इल्तुतमिश ने रजिया को उत्तराधिकारी घोषित किया था। ठीक, लेकिन जो रुकनुद्दीन फिरोज थे, मतलब जो उनकी जो है माँ थी शाह तुर्कान दोस्तों, वो है रुकनुद्दीन फिरोज को बैठा देती है। ठीक, तो दलिया जो है जनता के उससे जो है बनती है बाद में। देखिए अगर हम बात करें तो इल्तुतमिश की पुत्री तथा उसका उत्तराधिकारी थी, मतलब उसकी। उसके बाद दिल्ली की सुल्तान बनने वाली एकमात्र महिला थी, अल्तुनिया से इन्होंने विवाह किया था। अल्तुनिया ने रजिया के विरुद्ध विद्रोह किया था। ठीक दोस्तों, उसे दबाने गई थी तो इन्होंने जो बंदी बना लिया, तो रजिया ने विवाह का प्रस्ताव रखा तो वो मान गए। बाद में इनकी कैथल में मृत्यु हो जाती, दोनों के लुटेरे जो है मार डालते हैं। ठीक, तो ये है बलबन। देखिए दोस्तों वही दिया हुआ जो इम्पोर्टेंट मैंने अभी बताया था ना आपसे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है, इल्तुतमिश, रजिया, बलबन, ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखिए उन्हीं के बारे में यहाँ भी दिया हुआ है। ठीक, अब देखिए वास्तविक नाम क्या था? बहाउद्दीन था। जिले इलाही की उपाधि धारण की तथा स्वयं को नियामत खुदाई कहा। ठीक, अब देखिए अगर बलबन के बारे में बताना हो तो ये सब इन्होंने ऐसे कैसे धारण किया, इनके सामने चुनौतियां क्या थे, ये कैसे शासक बने, ये सब बताएंगे दोस्तों। तो बहुत बड़ी वीडियो बन जाएगी, 2-3 घंटे में हो जाएगा। फिर हिस्ट्री 2-3 मतलब ये मॉडर्न हिस्ट्री 2-3 घंटे में होगी। तो ये हम सब किसी में देख लेंगे, फिर आगे पढ़ाएंगे तो उसमें देख लेंगे। तो थोड़ी थोड़ी चीजें हम देखते चलते हैं। ठीक दोस्तों, ये देखिए इन्होंने क्या किया, तुर्कान चहलगामी को समाप्त कर दिया। इसका भी रीजन है समाप्त क्यों किया दोस्तों। उसके बाद देखिए ईरानी परंपरा सिजदा और पैबोस को मतलब जो है हाथ को चूम मतलब पैर को छूना और हाथ को चूमना लागू किया। नवरोज त्योहार मनाना शुरू किया। पारसी समुदाय का है, किसका है? पारसी धर्म का है, ये समुदाय का है, आप जानते भी होंगे। और लौह एवं दत्त की नीति अपनाई। खिलजी वंश आ गए। खिलजी के प्रमुख शासक कौन थे? तो कैमोर्स की हत्या कर खिलजी वंश की स्थापना होती है।
जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी करते हैं। देखिए 90 से 96 6 वर्षों तक शासन किए। मलिक छज्जू ने इसके समय विद्रोह किया था। 1296 में इसके भतीजे या इसका दामाद अलाउद्दीन ने इसकी हत्या कर दी दोस्तों। अगर हम बात करें अलाउद्दीन के बारे में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। देखिए सिकंदर द्वितीय सिकंदर सानी की उपाधि धारण करता है दोस्तों। ये 96 से 16 तक रहता है। ठीक, प्रथम आक्रमण गुजरात के विरुद्ध इन्होंने किया था दोस्तों। मलिक काफूर नामक दास को गुजरात से ही खरीदा था, एक मतलब 1000 दिनार में, इसीलिए एक से 1000 दिनारी भी कहते हैं। इसका प्रारंभ कार्य कौन कौन सा, भूमि की पैमाइश कराकर लगान वसूल करना, मतलब करने वाला पहला सुल्तान कौन था, इल्तुतमिश वो अलाउद्दीन खिलजी था दोस्तों। इस हेतु दीवान ने मुस्तखराज नामक विभाग की भी स्थापना कराई थी। बाजार नियंत्रण या मूल्य नियंत्रण की नीति लागू की। ऐसा दोस्तों ये कर क्यों रहा है, इसके पीछे एक वजह मैं आपको दे रहा हूँ। मंगोलों का आक्रमण सबसे ज्यादा किसके काल में हुआ, तो मंगोलों का आक्रमण सबसे ज्यादा किसके काल में हुआ, अलाउद्दीन खिलजी के काल में। दोस्तों देखिए एक एक के काल में, अलाउद्दीन खिलजी के काल में। आप बताइए अगर मंगोलों का आक्रमण हो रहा, मंगोल खतरनाक है दोस्तों, तो सेना मजबूत होनी चाहिए कि नहीं। अलाउद्दीन की अगर सेना न मजबूत होगी दोस्तों, काम कैसे चलेगा, और सेना को वेतन देने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये सारी चीजें करनी पड़ेंगी कि नहीं दोस्तों, सारे नियम कानून लगाने पड़ेंगे ना दोस्तों। तो इसीलिए जो है ये भूमि की पैमाइश कराता है, बाजार नियंत्रण एवं मूल्य नियंत्रण की नीति लागू करता है, घोड़ों को दागने व सैनिकों की हुलिया लिखवाने की प्रथा प्रारंभ करता है। ये इतनी याद करिएगा चीज आप। उसके बाद देखिए इसके अभियान देख लेते हैं। देखिए गुजरात में ये करता है बघेल शासक कर्णदेव, रणथंभौर में हमीर देव, मेवाड़ में रतन सिंह, मालवा में महालक, जालौर में करता है कल्हड़, देवगिरी में रामचंद्र देव, शंकर देव, वारंगल में प्रताप रुद्र द्वितीय, द्वार समुद्र में वीर भल्लाल तृतीय, मदुरई में वीर पांडा। अंतिम शासक कौन था, तो नसीरुद्दीन खुसरो शाह थे दोस्तों। अब तुगलक वंश आ जाता है इसके बाद। तुगलक वंश के संस्थापक कौन थे, गयासुद्दीन तुगलक थे। मतलब 1320 से 25 तक 5 वर्ष तक शासन किए। इसने उदारता की नीति अपनाई दोस्तों। नहरों का निर्माण कराने वाला पहला सुल्तान कौन था, ये थे। और सबसे ज्यादा कराया दोस्तों किसने नहरों का निर्माण, तो वो कराया था येफेस्टी ने। मैं बताऊंगा इसका रीजन क्या है कि इन्होंने कैसे कराया। देखिए पहले ये बने, कौन शासक बनते देख लीजिए, एक क्रम में मैं बता दूं थोड़ा तो समझिएगा। देखिए गयासुद्दीन तुगलक बनते हैं तो इतना ज्यादा बवाल नहीं था, चीजें बढ़िया चल रही थी, ठीक ठाक चल। तुगलकाबाद नामक शहर की भी स्थापना करवाई। लेकिन दोस्तों जब बनता है ये मोहम्मद बिन तुगलक यानी एमबीटी बनता है, तो देखिए ये पढ़ा लिखा बहुत ज्यादा था। इसे जो है लेन पूल ने क्या कहा, मैन ऑफ नॉलेज कहा, यानी जो है ज्ञान का आदमी कहा। ठीक, किसने कहा, तो लेन पूल ने कहा। किसने कहा, देखिए लिख देता हूँ। लेन, ये बहुत गहरी बातें हैं दोस्तों, थोड़ा तो बात समझ लीजिएगा आप लोग, लिखी नहीं हुई है, आपको मैं ऐसे बता रहा हूँ। तो देखिए लेन पूल ने कहा। अब बात को ये समझिएगा दोस्तों कि ये पढ़ा लिखा बहुत ज्यादा था। इसकी जितनी भी नीतियां थी, चाहे किस्मत कह लो या मतलब जो भी कह लो, इसकी सारी नीतियां फेल होती जा रही थी, सारी की सारी नीतियां। तो दोस्तों अगर सारी नीतियां फेल हो जाएंगी तो आप बताइए, जितने भी वो चाहे अमीर वर्ग हो वो भी नाराज हो जाएगा, किसान नाराज हो जाएगा, ठीक, जनता इनसे नाराज ही हो जाएगी नहीं। तो जितने भी वर्ग हैं समाज के, सारे वर्ग इनसे नाराज हैं। सैनिक, बताइए सैनिक तक नाराज हो जाएंगे। अभी मैं बताऊंगा, ये देखिए यहाँ पे सारी चीजें लिखी हैं, बताऊंगा। तो ये सब नाराज हो जाएंगे। अब बताइए ये सारी चीजें नाराज हैं, तो ये जब इसकी मृत्यु हो जाती है उसके बाद इसका मतलब जो है भाई बनता है चचेरा, मतलब जो है चचेरा भाई है, ये फेस्टी मान लीजिए, और फेस्टी बनता है दोस्तों। तो ये फेस्टी जब बनेगा तो क्या ये सब नाराज नहीं होंगे, तभी तो असंतुष्ट रहे होंगे ना, असंतोष उनके अंदर रहा होगा। तो इन सबको खुश करने के लिए उसने क्या किया, सारी चीजें लागू की, उस हिसाब से लागू की। दोस्तों आप देखेंगे कि मतलब मोहम्मद बिन तुगलक के समय राजकोष खाली हो जाएगा, तो उसे भरने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना एफएसटी को। तो वो क्या करेगा, सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण कराएगा। क्यों, क्योंकि खेती में पानी की आवश्यकता होती है, सिंचाई जब बेहतरीन होगी तभी तो कर मिलेगा। तो उसे कर भी बहुत ज्यादा मिलना शुरू हो जाएगा, राजकोष फिर भरना शुरू हो जाएगा। उसने सबसे ज्यादा फलों का बगीचा लगवाया, उद्यानों का 1200 तो बगीचे केवल अंगूर के लगवाए उसने। क्यों, क्योंकि उससे क्या होता है, अंगूर से ज्यादा आमदनी प्राप्त होती है दोस्तों। एक ईयर में 1.87 लाख जो है टन जो है अंगूर हुआ था दोस्तों। तो मतलब उसका रेवेन्यू बढ़ गया था इतना ज्यादा, समझ में आया कि नहीं। तो धीरे धीरे उसका रेवेन्यू बढ़ता चला जाएगा इस तरह से, और वो सभी वर्गों को भी खुश करता चला जाएगा, समझ में आया कि नहीं। तो ये सारी चीजें, तो आप देखेंगे जब भी मतलब कोई सुल्तान नीति बनाता है, शासन में आता है, जैसे तुर्कान चहलगामी को बलबन ने क्यों खत्म किया, क्योंकि मतलब रजिया को हटाने में, पद से हटाने में सबसे ज्यादा शाह तुर्कान, जो तुर्कान चहलगामी थे ना, वही सदस्य काम कर रहे थे उसके पीछे। तो बलबन समझता था कि ये सारे जो गुट बना रहे हैं 40 लोग मिलके, तो ये मेरे खिलाफ भी होंगे, क्योंकि मैं भी तो इसका सदस्य था, और मैं जब शासक बना तो भाई मेरे बराबरी के लोग अगर शासक बनेंगे,
जैसे हम हैं, मान लीजिए 4 दोस्त हैं, अगर मैं शासक बन जाऊँगा तो चारों दोस्तों में उस तरह नहीं होगा जो पहले जैसा माहौल था दोस्तों। वो कहेंगे बताओ हमारे बीच का ही है, शासक बन गया है ये। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसे हटाना पड़ेगा दोस्तों। तो इसीलिए उसने तुर्काई चहलगामी को ही हटा दिया, लोगों को अलग छितर-बितर कर दिया, ताकि ये मतलब गुट ना बना पाएँ हमारे खिलाफ, कोई मतलब साजिश ना कर पाएँ, समझ में आई कि नहीं? तो ये सारी चीज़ें बहुत सारी हैं दोस्तों, पूरी मतलब बताना पड़ेगा, हर चीज़ को लिंक है, एक-दूसरे से लिंक है। दोस्तों ये चीज़ बहुत मज़ेदार, मैं आपको बता दूँ कि मैं जो है यूनिवर्सिटी में जब पढ़ता था इलाहाबाद, तो उसमें मैं हमेशा मतलब मेरी ज्योग्राफ़ी बहुत मज़बूत थी। मतलब ज्योग्राफ़ी मैं सोचता था कि मतलब बहुत सबसे ज़्यादा अच्छी अगर मेरी कोई सब्जेक्ट है, तो ज्योग्राफ़ी है। ठीक, पॉलिटी उस समय मैंने पूरी कंप्लीट नहीं की थी, ज्योग्राफ़ी मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा। बहुत सारी चीज़ें मतलब सोचना शुरू किया, बहुत अलग-अलग तरीके से हर चीज़ खोजना शुरू किया, तो ज्योग्राफ़ी में इंटरेस्ट बढ़ता चला गया। ज्योग्राफ़ी मैंने पढ़ी, उसके बाद दोस्तों जैसे एमए आया, जब एमए आया तो मैंने एमए हिस्ट्री से कर लिया। जब हिस्ट्री से एमए करना शुरू किया तो मतलब विज़न का मैंने पढ़ा, थोड़ा अवध ओझा सर का पढ़ा, तो मतलब मेरा माइंड खुलना शुरू हो गया। फिर हिस्ट्री में मुझे मज़ा आना शुरू हो गया। तो एमए में मतलब बहुत अच्छा मतलब स्कोर होने लगा, जो भी मैं पढ़ता विज़न में वही जाके लिख देता। या मतलब जो भी मतलब जैसे ये नहीं कि ना सीरीज़ में नहीं पढ़ता, सीरीज़ मतलब मिलती ही ना मार्केट में और ना सीरीज़ पढ़ता, तो मैं जाके जो मतलब पढ़ता वही लिख देता वहाँ। तो मतलब इससे क्या होता मतलब ये है कि दिमाग मतलब थोड़ा तेज़, फिर उसमें इंटरेस्ट आने लगा। तो अब सारी चीज़ें उस तरह होने लगी। तो क्यों? क्योंकि इसमें लिंक है ना एक चीज़ दूसरे को। देखिए इसमें याद करना दोस्तों, फैक्ट तो याद करना पड़ेगा, वो तो है। लेकिन अगर आप सोचिए मैं फैक्ट बताने से पहले ये बता दूँ कि फैक्ट शुरू कैसे हुआ? मतलब ये चीज़ आई कैसे? जैसे देखिए पहली नहर किसने बनाया? गयासुद्दीन तुगलक ने। लेकिन नहरों का सबसे ज़्यादा निर्माण किसने करा है? तो इसका रीज़न मैंने बताया ना, राजकोष खाली है, तो कृषि में मतलब वृद्धि चाहिए, मतलब राजस्व चाहिए, तो भाई नहरों का निर्माण कराना पड़ेगा एफएसटी को ना। अगर मैं आपको कहूँ सबसे ज़्यादा बागान किसने लगवाए, तो आपको पता होना चाहिए राजस्व को भरना है, तो बागान एफएसटी लगवाएगा दोस्तों, फिरोज़ शाह तुगलक लगवाएगा। सबसे ज़्यादा शहरों का निर्माण कौन कराएगा? वही कराएगा, क्योंकि बेचेंगे कहाँ फिर? तो आपको समझना होगा थोड़ी चीज़ें, सारी चीज़ें तब समझ में आएगा ना। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए कॉन्सेप्ट ज़्यादा ले लिए हैं हम, तो हो सकता है ओवर ईटिंग हो जाए, तो मतलब कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, आपको समझना पड़ेगा। देखिए अगर हम बात करें यहाँ वास्तविक नाम इसका मोहम्मद बिन तुगलक का 1300, देखिए आपको कैसा लगता है आप कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं दोस्तों कि मेरा प्रयास कैसा लगता है। देखिए मैं पूरी मेहनत करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें समझाऊँ, कोई चीज़ आपकी मिस ना हो, कोई चीज़ छूटे ना आपकी। तो थोड़ा मतलब आप लोग सपोर्ट करते रहिए बस दोस्तों। देखिए अगर इसका वास्तविक नाम देखें तो उलुग खां है, इसे जौना खां कहते हैं या जूना खां कहते हैं दोस्तों। इसी की याद में जौनपुर शहर का निर्माण किसने कराया था? एफएसटी ने कराया था। ठीक दोस्तों, जौना खां। अगर हम बात करें तो ये चीज़ समझ में आ जानी चाहिए। प्रमुख कार्य इसके देख लेते हैं पहले। देखिए इसका कार्य क्या था? इसने दोस्तों क्या किया? द्वाब में कर वृद्धि कर दी 50% लगभग। ठीक, मतलब अधिक कर मतलब लेना शुरू किया द्वाब में। कहा मतलब हम अधिक कर लगाएँगे द्वाब में। तो जैसे दोस्तों इसने द्वाब में कर बढ़ाया, तो उसी वर्ष क्या हुआ? अकाल पड़ गया। अब अकाल पड़ गया तो इसके सैनिक ज़बरदस्ती कर वसूलना शुरू कर दिए। तो अब सीधी-सी बात है, जब ज़बरदस्ती कर वसूलोगे, अकाल पड़ा है, कृषि हुई नहीं है, तो भाई फसल जब हुई नहीं तो कैसे लगान देंगे या मतलब कैसे राजस्व देंगे? तो किसान नाराज़ होगा यहीं से, ठीक? और राजधानी दिल्ली से दौलताबाद ले गया, फिर दौलताबाद से दिल्ली ले आया। समझा कि नहीं? यानी दिल्ली से दौलताबाद यानी महाराष्ट्र ले गया और महाराष्ट्र दौलताबाद से फिर वापस ले आया। वहाँ अच्छा नहीं लगा फिर ले आया दोस्तों। अब देखिए जो लोग एक बार जाने में और एक आने में लोग परेशान ना हो जाएँगे। उस समय कोनो हेलीकॉप्टर तो था नहीं या हवाई जहाज़, ट्रेन वगैरह नहीं थी, तो पैदल लोग गए पैदल। कहते मतलब जो नहीं जा रहे थे उन्हें मतलब घसीट कर ले गया। किसी का पैर दिल्ली में रहेगा तो किसी के मतलब जो है हाथ वहाँ जो है दौलताबाद में रह गए, मतलब बहुत ज़्यादा मतलब परेशान हुए लोग, ठीक? तो उससे जनता नाराज़ हो गई दोस्तों, क्योंकि देखिए मान लीजिए कि दिल्ली आज राजधानी है और कह दें कल की राजधानी बनेगी हमारी पटना या मान लीजिए लखनऊ बनेगी, मतलब ऐसी घोषणा कर दें। तो दोस्तों आप बताइए, ये तो मान लीजिए थोड़ा कम दूरी है, थोड़ा और दूरी करते हैं। यहाँ दिल्ली है मान लीजिए और राजधानी अगर कह दें मोदी जी कल कि राजधानी बनेगी मुंबई, ठीक? मान लीजिए कह दें मुंबई बनेगी। आप बताइए दूरी है कि नहीं? तो दिल्ली के लोग अगर यहाँ सारे जाके बसना शुरू कर देंगे और 1 साल बाद कहें मतलब मोदी जी कि अब दिल्ली फिर राजधानी यहाँ बनेगी। बताइए जितने लोग हैं ना गुस्सा होंगे कि नहीं दोस्तों? बहुत ज़्यादा गुस्सा होंगे। काम-काज बढ़ जाएगा, लोग परेशान होना शुरू हो जाएँगे, कोई घर यहाँ बना लेगा तो उसे फिर वहाँ जाना पड़ेगा, तो बहुत परेशान हो जाएगा ना। तो ये चीज़ है कि तो जनता नाराज़ हो गई दोस्तों। इस ये चीज़ है ही है। उसके बाद देखिए सांकेतिक मुद्रा इन्होंने चला दिया दोस्तों। इसके राजकोष में चाँदी की कमी थी तो इसने सांकेतिक मुद्रा चला दिया। कहा कि जो है मतलब जिसके पास जो मुद्रा सांकेतिक मुद्रा ये चला है, चाँदी का उसका चुरा दिया, तांबे का दोस्तों। अब तांबे का मुद्रा तो चला है लेकिन उसपे ठप्पा लगाना भूल गया। जैसे आज भारत की मुद्रा कोई भी चलती है तो उसमें कुछ न कुछ फ़ोटो बना होता है या कोई सिंबल बना रहता है। लेकिन इसके मतलब करेंसी में क्या था, सिंबल था ही नहीं दोस्तों। जब सिंबल नहीं था तो लोग क्या हुआ, नकली मुद्रा अपने घर में मतलब जो है
शुरू कर दिए बनाना। अब जब घर में भैया सीधी-सी बात है मुद्रा घर में भी बनाने लगे लोग, सरकार के पास बन ही रही है, तो सीधी-सी बात मुद्रा बहुत हो जाएगी मार्केट में। तो उससे क्या होगा अर्थव्यवस्था बिगड़ने लगेगी, महँगाई चरम पे हो जाएगी। तो इसने क्या किया कहा कि जो है जिस लोगों के पास यह मुद्रा है सांकेतिक वो हमें दे दें, मतलब तांबे की मुद्रा दे दें और जो हमारे पास चाँदी है, चाँदी का सिक्का ले जाएँ। अब लोग अभी तक जो नहीं बना रहे थे वो भी बनाना शुरू कर दिए घर में दोस्तों। अब घर में खूब बनना शुरू हो गया, तो इससे अर्थव्यवस्था उसकी बिगड़ गई दोस्तों। ठीक? तो तीनों को समझा दिया ना। अब देखिए ये खुरासान व कराचिल का अभियान दोस्तों था। मतलब मिस्र के एक राजा थे उन्होंने कहा मतलब जो हमारा ये ना अरब वाला क्षेत्र है ना अगर बात करें, तो अरब क्षेत्र में क्या था यहाँ मतलब वो खाली था मतलब सत्ता खाली थी दोस्तों, तो इसे किसी ने मतलब कहा कि आप यहाँ पे शासन कर लीजिए, मतलब यहाँ पे आक्रमण करके ये वाला क्षेत्र जो है कब्जा कर लीजिए। देखिए प्रॉपर मुझे नाम नहीं याद है दोस्तों, लेकिन मैं तरीका बता रहा हूँ कि यही रीज़न था। तो यहाँ तो इसने क्या किया पहले ही मतलब सेना तैयार की 3 लाख की लगभग सेना तैयार की। सेना-वेना तैयार करने के बाद दोस्तों वेतन पहले ही दे दिया 1 साल का, 1 साल का पहले वेतन दे दिया। अब जिनकी शादी नहीं हो रही थी वो सब मतलब सब चीज़ खरीद लिया अलग-अलग तरीके से, पैसा खर्च भी कर दिए, सब कुछ कर दिए, लोगों को लगा हम सेटल हो चुके हैं, सेना में भर्ती हो चुके हैं 3 साल, मतलब 3 लाख सेना। अब सोचिए बड़ी सेना है, भर्ती भी हो चुके हैं। अब बस जब मतलब ये अभियान जो है पता लगा ये जो शून्य यहाँ खालीपन था, उसे किसी ने भर लिया, तो इसका ये अभियान जो है इन्होंने कहा कि हम ये अभियान नहीं करेंगे, खुरासान या कराची का अभियान नहीं करेंगे। और सेना को फिर क्या हुआ? सेना को निरस्त करना पड़ेगा। तो अब सैनिक भी नाराज़ हो जाएँगे कि नहीं दोस्तों? आपसे कोई कहे नौकरी लग गई है, 1 साल का वेतन ले लीजिए, आप खुश हो जाएँगे कि ठीक है नौकरी लग गई, लेकिन अगले साल कहें आपकी नौकरी चली गई, तो बताइए कैसा लगेगा? तो वही हाल है। तो ये चारों रीज़न मैंने बता दिए आपको। अब देखते हैं दीवान-ए-अमीर कोही नामक कृषि विभाग की स्थापना कराई। इब्न बतूता को इब्न बतूता को सुल्तान ने दिल्ली का काज़ी बनाया। देखिए इब्न बतूता जो आया था, ये मोरक्को से आया था, इसे सुल्तान ने दिल्ली का काज़ी बनाया। और चीन में जो है राजदूत के रूप में भेजा, मतलब अपना राजदूत बनाकर चाइना भेजा। उसके बाद देखिए ये आया कब था दोस्तों? तो ये 1833 में मोरक्को यात्री जो था इब्न बतूता भारत आया था। इसका यात्री वितरण क्या है? विवरण ग्रंथ क्या है दोस्तों? तो रेहला है, ठीक? एफएसटी की बात करें, फिरोज शाह तुगलक की बात करें, इस्लामी कानून द्वारा स्वीकृत केवल 4 कर थे, खराज, खुम्स, जजिया, ज़कात। खराज, खुम्स, जजिया, ज़कात दोस्तों। तो ये 4 कर थे, इनके बारे में हम आगे बात करेंगे। देखिए सिंचाई कर इसे कहते हैं हक़-ए-सर्ब, ठीक दोस्तों? लगाने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान था, सिंचाई कर इन्होंने लगाया, भाई नदी जब नहर खूब खुदवाएगा तो सिंचाई कर भी तो लगाएगा, सीधी-सी बात है। सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना कराई, इसके द्वारा बसाए गए नगर कौन है? फ़तेहाबाद, हिसार, फिरोजपुर, जौनपुर, फिरोजाबाद। आप सब देख ही रहे हैं फिरोजाबाद चूड़ी के लिए फ़ेमस है। दीवान-ए-खैरात, दीवान-ए-उल-सफ़ा, दीवान-ए-बंदगान ये दास विभाग था। ये खैरात था, ये जो है खैरात क्या है? वो शायद वो था अस्पताल था शायद कुछ, नहीं सफ़ा वाला तो अस्पताल था और खैरात वो वाला था। विवाह स्थल था क्या कुछ था, इसे देख लीजिएगा आप लोग दोस्तों, मुझे पूरा कंप्लीट पहले याद था, थोड़ा मतलब ट्रिक बनाया था लेकिन इस समय माइंड में नहीं है, तो कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। तो 3 थे कौन? दीवान-ए-खैरात, कई थे दोस्तों लेकिन 3 ही लिखे इसमें, दार-उल-सफ़ा, दीवान-ए-बंदगान। जब हम पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे ना तो उसमें जितने आए होंगे क्वेश्चन अब तक, सारे उसमें हम कवर कर लेंगे। उसके बाद देखिए ससगनी नामक सिक्का किसने चलाया? तो एफएसटी ने चलाया। ब्राह्मणों पर भी जजिया कर किसने लगाया? तो एफएसटी ने लगाया। फिर नसीरुद्दीन महमूद आता है, तुगलक वंश का अंतिम शासक था दोस्तों। इसके शासनकाल में सरवर जौनपुर स्वतंत्र राज्य बनाया। इसके शासनकाल में दोस्तों 1398 ईस्वी में तैमूर लंग ने दिल्ली पर आक्रमण कर दिया। अब तैमूर लंग ने आक्रमण कर दिया दिल्ली का, उसके बाद इसने क्या किया दोस्तों, इसने खिज्र खां को जो है गद्दी दे दी। तो खिज्र खां ने क्या किया? सैयद वंश की स्थापना कर दी खिज्र खां ने। खिज्र खां तैमूर लंग का सेनापति था, ये लाहौर का दोस्तों था। क्या था? लाहौर का सेनापति था, या मतलब गवर्नर मान लें। इस वंश का अंतिम शासक कौन थे? आलम शाह थे, यानी अलाउद्दीन आलम शाह। अगर हम बात करें लोधी वंश छोड़ो अभी, हाँ ठीक है। अब लोधी वंश की स्थापना देख लेते हैं। लोधी वंश में बहलोल लोधी था दोस्तों। बहलोल नामक सिक्का चलाया, बहलोली या बहलोल नामक। लोधी वंश का संस्थापक भी था दोस्तों। जौनपुर राज्य को जीतकर दिल्ली सल्तनत में मिलाया किसने? बहलोल लोधी ने ही मिलाया था दोस्तों। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पे, ये बहलोल लोधी हो गए। उसके बाद देखिए सिकंदर लोधी आते हैं। कई बार मैंने बताया कि 1504 में आगरा शहर को किसने बसाया और राजधानी बनाया? तो ये बनाए थे सिकंदर लोधी। ठीक दोस्तों। भूमि पैमाइश के लिए गज सिकंदरी का प्रचलन किया। देखिए सबसे पहले भूमि पर काम किसने किया? तो सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी ने किया, यानी एके ने किया। ठीक। उसके बाद सिकंदर लोधी ने किया, यानी यसियल ने किया। उसके बाद शेरशाह सूरी आएंगे, फिर अकबर आएंगे। तो ये कुछ हैं लोग जो मतलब भूमि पर पैमाइश के लिए काम कर रहे हैं दोस्तों।
उसके बाद इन्होंने गुलरूपी नामक यानी उपनाम से कविताएं लिखता था ये। इसके काल का आयुर्वेदिक ग्रंथ फारसी का अनुवाद है गज सिकंदरी नाम से किया गया है, यानी फारसी जो अनुवाद है गज सिकंदरी वो आयुर्वेदिक से संबंधित है। मान विद्या के ग्रंथ लज्जत सिकंदर शाही की रचना हुई दोस्तों। ठीक, लज्जत सिकंदर शाही दोस्तों म्यूजिक से संबंधित है। किससे? म्यूजिक से संबंधित है। अब हम आगे बात करते हैं दोस्तों, देखते हैं। देखिए लिखा है इब्राहिम लोदी 1517 से और 26 के बीच में क्या होता है, दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक था। इब्राहिम लोदी एवं राणा सांगा के बीच खतौली का युद्ध होता है 1518 ईस्वी में हुआ। इसमें इब्राहिम लोदी हार गया दोस्तों। इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच पानीपत का युद्ध होता है तो 1526 में होता है। पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी पराजित हो जाता है। अगर हम बात करें सल्तनत कालीन प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी की बात करें, वजीर कौन होता था? वित्त विभाग का प्रमुख होता था। आरिज ममालिक ये सैन्य विभाग का प्रमुख। दीवान इंसा या दबीर रसालत ये शाही पत्र होता था दोस्तों। ठीक, शाही पत्र व्यवहार विभाग का प्रधान होता था। दीवान रसालत ये कौन था? विदेशी विभाग का प्रमुख। सद्र उस सुदूर ये धर्म विभाग के प्रधान थे। काजी उल कुजात ये कौन थे? न्याय विभाग के प्रधान अधिकारी। बारीद ममालिक दोस्तों ये गुप्तचर थे। बारीद मतलब क्या होता है? गुप्तचर होता है। तो बारीद ममालिक कौन थे? गुप्तचर विभाग के प्रमुख थे। वकील ए हाजिब दरबारी शिष्टाचार संबंधी प्रमुख अधिकारी थे। सर ए जहांदार ये कौन थे? सुल्तान के अंगरक्षकों का प्रधान। मुस्तौफी ए ममालिक ये महालेखा परीक्षक। मुशरिफ ए ममालिक ये महालेखाकार दोस्तों। तो ये याद रखिएगा, एक क्वेश्चन यहाँ से बनता ही बनता है। देखिए जितना आप ऊपर का एग्जाम देंगे ये सब रटना पड़ेगा आपको, क्योंकि वहाँ 100% बनेगा, बाकी नीचे का पता ना दोस्तों। कभी कभी बन जाता है नीचे भी, ऐसा नहीं है कि वनडे में नहीं बनता है, बन जाता है। अगर बात करें प्रमुख प्रशासनिक विभाग एवं संस्थापक, दोस्तों देखिए लेखपाल में बनने के चांस हो सकते हैं इस तरह के, क्योंकि प्रशासन से संबंधित है तो भाई सीधी सी बात है, हम भी प्रशासन का अंग ही हैं तो बन सकता है। नायब ममलिकात दोस्तों बात करें तो ये बहराम शाह इसके संस्थापक थे। दीवान ये सैन्य विभाग के बलबन थे दोस्तों। बाजार नियंत्रण यानी दीवान रियासत अलाउद्दीन खिलजी थे। दीवान मुस्तखराज बकाया राजस्व वसूली अलाउद्दीन खिलजी ही दोस्तों है। दीवान अमीर कोई कृषि विभाग हम देख ही चुके हैं, किसने? मोहम्मद बिन तुगलक के हैं। दीवान बंदगान यानी दासों से संबंधित है, फिरोज शाह तुगलक। देखिए दीवान खैरात, हाँ खैरात में दान दिया जाता, खैरात दोस्तों दान से संबंधित है, फिरोज शाह तुगलक हो जाएंगे। और सफा वाला चिकित्सा यानी अस्पताल से संबंधित है, ये एफएसटी हो जाएंगे। तो तीनों याद रखेंगे, ठीक, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगला सल्तनत कालीन स्थापत की बात करें, देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या क्या बनवाया दोस्तों? कुब्बत इस्लाम मंदिर दिल्ली में है। अलाउद्दीन का झोपड़ा अजमेर में है। कुतुब मीनार दिल्ली में है। ठीक, फिर बात करें इल्तुतमिश का सुल्तान गढ़ी का मकबरा दिल्ली में है। मदरसा ए मुइज्जी दिल्ली में है। बलबन का मकबरा आपने जीते जी बनवाया था दिल्ली में। लाल महल दिल्ली में बलबन का ही है। अलाउद्दीन खिलजी अलाई दरवाजा हजार सितुन दिल्ली में है, दोनों पढ़ते हैं दोस्तों। ठीक, उसके बाद देखते हैं दोस्तों, यहाँ ऊपर देख लेते हैं। उसके बाद जमात खाना मस्जिद दिल्ली में ही है। मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या बनवाया था? आदिलाबाद का किला बनवाया दिल्ली में। शेख निजामुद्दीन औलिया का मकबरा दिल्ली में बनवाया। देखिए इब्राहिम लोदी सिकंदर लोदी का मकबरा दिल्ली में बना। ठीक, सल्तनत कालीन साहित्य की अगर हम बात करें, किताब उल हिंद या तहकीकात ए हिंद अल बरूनी की है। देखिए तारीख यामनी, यामनी उरी में थी, उरी से उतवी हो जाएगा। ताज उल मासिर हसन निजामी हो जाएगा। तबकात नासरी मिनहाज उल सिराज हो जाएगा। सियासत नामा ये किसकी है? निजामुल मुल्क की है। उसके बाद फतूह उस सलातीन मलिक इसामी की है। तारीख फिरोज शाही बरनी की है। देखिए फिरोज शाही फतवा जहादारी ये दोनों याद रखिएगा, बरनी की है दोस्तों। देखिए फतवात फिरोज शाही किसकी? फिरोज शाह तुगलक की है। और खजाइन उल फतू या नूह सिफर या हसिका तुगलक नामा ये सब अमीर खुसरो के हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट, अमीर खुसरो तो भूलिएगा नहीं दोस्तों, रटना ही है आपको। ठीक, रेहला इब्न बतूता तारीख मुबारक शाही याहिया बिन अहमद सरहिंदी लिखे थे मुबारक शाही। शाहनामा फिरदौसी चंदावन दाऊद हो जाएंगे चंदायन। मरगावती कुतुबन व मुल्ला आइजदी जफरनामा। अब देखते हैं विजयनगर साम्राज्य की बात कर लेते हैं दोस्तों थोड़ा। देखिए 1336 ईस्वी में इसकी स्थापना होती है। वर्तमान नाम हम्पी यानी कर्नाटक में पड़ता है। संस्थापक हरिहर और बुक्का नामक दो भाई थे। किसके मतलब ज्ञान से किए थे? तो विद्याधन के प्रभाव से किए थे। इसमें कुल 4 वंश है, संगम सलू तुलु अरावीडू, संगम सलू तुलु अरावीडू। ठीक, रट लीजिएगा। अब विजयनगर के शासक देखते हैं। संगम वंश के शासक कौन कौन से थे, याद करना है आपको, कर लीजिएगा। हरिहर प्रथम थे, बुक्का प्रथम थे, हरिहर द्वितीय थे, विरूपाक्ष फर्स्ट थे, बुक्का सेकंड थे। देवराय फर्स्ट, देवराय द्वितीय, मल्लिकार्जुन विरूपाक्ष थे। उसके बाद देखिए सालू के कौन कौन से थे? तो नरसिंह सालू नरसा नायक।
तुलु के वीर नरसिंह कृष्णदेवराय, अच्युतदेवराय, वेंकट फर्स्ट, सदाशिवराय। अरावीडू के वंश के कौन थे? तिरुमल, श्रीरंग, वेंकट सेकंड, श्रीरंग राम सेकंड, और उसके बाद रामदेव, फिर वेंकट थर्ड और श्रीरंग। सब नहीं याद रखना, जो इंपॉर्टेंट है वो याद रखिए, ठीक। कृष्णदेवराय को जैसे नहीं बोलना है, अभी देखेंगे हम लोग। प्रमुख घटनाएं देख लेते हैं। विजयनगर साम्राज्य का पहला शासक कौन था? हरिहर प्रथम था। कुमार कंपन की मदुरा विजय के उपलक्ष्य में उसकी पत्नी गंगा देवी ने मदुरा विजयम नामक ग्रंथ लिखा। वेद मार्ग प्रतिष्ठा पत्र उपाधि बुक्का प्रथम ने धारण की। सोनार की बेटी का युद्ध जो हुआ देवराय फर्स्ट और बहमनी शासक फिरोज शाह के बीच हुआ था दोस्तों, इसमें देवराय फर्स्ट हार गया था, जो मतलब किसका? विजयनगर का था। ये बहमनी शासक जीत गया था दोस्तों। उसके बाद इन्होंने क्या किया? इन्होंने मुस्लिम को अपने यहाँ मतलब जो है सेना में शामिल करना शुरू किया दोस्तों। ये हिंदू को करता ही था दोस्तों। देखिए योग्यता को ये देखता था, ठीक। उसके बाद इन्होंने गज बेटकर की उपाधि धारित किसने की? तो देवराय द्वितीय। ये देखिए फर्स्ट है, ये द्वितीय है, ठीक दोस्तों। देवराय द्वितीय को इम्माडी देवराय भी कहा जाता है। कृष्णदेवराय ने आंध्र भोज और यवन राज स्थापनाचार्य की उपाधि धारण की। आमुक्त मालदा व जामवती कल्याणम के लेखक कौन है? तो कृष्णदेवराय हैं दोस्तों। और देख लेते हैं इधर। हजारा राम स्वामी मंदिर व विठल स्वामी मंदिर का निर्माण किसने कराया दोस्तों? कृष्णदेवराय ने कराया। नागलपुर नामक शहर किसने बसाया? तो कृष्णदेवराय ने बसाया। जनवरी 1565 ईस्वी में तालीकोटा का युद्ध हुआ, जिसमें बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा तथा बीदर राज्यों के संग विजयनगर को पराजित किया। तालीकोटा के युद्ध को राक्षसी तांगड़ी का युद्ध तथा बन्नीहट्टी का युद्ध भी कहा जाता है। तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर का नेतृत्व राम राय कर रहा था। आगे अगर बात करें, विजयनगर साम्राज्य में भू राजस्व को शिष्ट, जबकि भू राजस्व विभाग को अट्ठावने कहा जाता था, ठीक। इनको क्या कहा जाता है? शिष्ट, इनको अट्ठावने। अगर हम बात करें प्रशासनिक इकाई दोस्तों, तो देखिए जिला को कहते थे कोट्टम या वलनाडु, नाडु को परगना कहते थे, मेला ग्राम को 50 गांव का समूह होता था, मेला ग्राम कहते थे, और ग्राम प्रशासन की छोटी इकाई। 100% इम्पोर्टेंट है पीसीएस आरओ आरओ के लिए, मतलब ये समझ लीजिए राम बाण है दोस्तों। जो पीसीएस देंगे, जो आरओ आरओ देंगे, उनको रटना ही है, कोई दूसरा चारा नहीं है, ठीक दोस्तों। और वनडे में भी एक दो क्वेश्चन नजर आ जाते हैं। आप देखिए यहाँ पे कुछ यात्री हैं जो किसके शासनकाल में आए, तो देखिए देवराय फर्स्ट के शासनकाल में जो है दो लोग आते हैं। कौन? निकोलो कॉन्टी इटली और निकितिन रूस से आता है। देवराय द्वितीय के समय कौन आता है? अब्दुल रज्जाक फारस से आता है। कृष्णदेवराय यानी कृष्णदेवराय के समय दो आते पुर्तगाल, कौन कौन थे? तो बारबोसा व पायस आते हैं। डोमिंगो पायस और बारबोसा पुर्तगाल के हैं, दोनों आते हैं। नूनीज यानी फर्नांडीस नूनीज पुर्तगाल का है, अच्युत देवराय के समय आता है। और सीजर फेडरिक इटली का है, सदाशिव राय के समय आता है। अगर हम बात करें आगे, कलीम उल्लाह की मृत्यु के बाद बहमनी राज्य 5 स्वतंत्र राज्यों में बढ़ गया। देखिए कौन कौन से थे? बीजापुर देखिए 89 में, 1518 में, 1490 में, और उसके बाद फिर 1490, फिर 1527। देखिए इनको क्रम में लगा लीजिए, ज्यादा बेटर। पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, सॉरी हाँ फिर ये, इस तरह लगा लीजिए, ठीक। तो बीजापुर या यूसुफ आदिल थे, आदिल आदिल शाही वंश की स्थापना की। गोलकुंडा में कुतुब शाही वंश की स्थापना। अहमदनगर में मलिक अहमद निजाम शाही, बीदर में बरीद शाही, और बरार में फतेह उल्लहिद और इमाद शाही, ठीक दोस्तों। देखिए पहले ये याद करेंगे हम, इस तरह याद करेंगे, सन इस तरह याद करेंगे, फिर इस तरह याद करेंगे, फिर इस तरह, ठीक। हमें ये वाला नहीं फॉलो करना है हॉरिजॉन्टल, हमें जो है परपेंडिकुलर फॉलो करना है। अगर हम बात करें दोस्तों आदिल शाही वंश की, इब्राहिम आदिल शाही द्वितीय को गरीबों की सहायता के लिए, अल अबला बाबा और विद्वानों के संरक्षण के लिए जगत गुरु कहा जाता है, ठीक। किसे? आदिल शाह द्वितीय को। इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय ने हिंदी संगीत संग्रह किताब नवरस की रचना की। अगला क्वेश्चन दिया है कि फरिश्ता ने इब्राहिम आदिल शाह के संरक्षण में तारीख फरिश्ता की रचना की। मोहम्मद आदिल शाह ने बीजापुर में गोल गुम्बद का निर्माण कराया, ठीक। कई बार पूछा गया है। बहमनी साम्राज्य की बात करें तो इसकी स्थापना कब होती है? तो 1347 में होती है। अंतिम शासक कलीमुल्लाह, संस्थापक हसन गंगू थे, जफर खां थे, अलाउद्दीन हसन, बहमन शाह। इसने राज्य को 4 तरफों यानी प्रांतों में, कौन कौन से? गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार और बीदर में बांटा। भक्ति आंदोलन देखते हैं दोस्तों। दक्षिण भारत में भक्ति का प्रसार अलवर और नयनार संतों ने किया। अलवर संत विष्णु के तथा नयनार संत शिव के भक्त थे। बात करें महाराष्ट्र में वैष्णव भक्ति परंपरा कायम थी। वैष्णव शक्ति यहाँ वारकरी व धारकरी संप्रदाय से विभक्ति। वारकरी समुदाय में विठ्ठल व विठोबा कृष्ण की एक
कृष्ण का एक रूप की पूजा की जाती थी और उसके बाद घारकरी संप्रदाय राम की पूजा। देखिए शंकराचार्य अद्वित, मैंने कहा था शंकराचार्य जी जो है अद्वैत थे, यानी अद्वैत हो जाएंगे, यूनिक थे, शंकराचार्य हो जाएंगे। राम के अनुज विशिष्ट थे, यानी विशिष्टाचार, विशिष्ट द्वैतावाद कह सकते हैं। माधवाचार्य में छोटा माधव है तो ये भी लगा देंगे, निम्बकाचार्य में ये बड़ा है तो ये बड़ा हो जाएगा। वल्लभाचार्य में शुद्ध सोने का बल्लम है, यानी शुद्ध द्वैतावाद। बल्लम यानी बल्लभ, बल्लभ को याद करेंगे, बल्लम जो घर में होता है सांप को मारने वाला, वो शुद्ध लोहे का यानी शुद्ध द्वैतावाद हो जाएगा। ठीक दोस्तों, बाकी ये दो जब बचे तो इसमें देखिए माधवा छोटा है तो ये छोटा लगा दीजिए, निम्बकाचार्य बड़ा है तो द्वैताद्वैतवाद लगा दीजिए। समझ में आया कि नहीं कुछ? सूफी आंदोलन देखते हैं। सूफी मत बासरा इस्लामी कानून का पालन करते थे। चिश्ती, सुहरदिया, फिरदौसी, कादरी, नक्शबंदी, ये याद रखना है आपको। बेबसरा इस्लामी कानूनों में बंधे नहीं थे दोस्तों, कलंदर और फिरदौसी। अब सूफी देखें, प्रमुख सूफी सिलसिला दोस्तों देखिए, यहाँ लिखा चिश्ती, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती हैं इसके संस्थापक। और उसके बाद सोहरावर्दी, ये है कौन? शेख बाउद्दीन जकारिया, मुख्यतः शिहाबुद्दीन सोहार्दी हैं। उसके बाद कादरी कौन है? अब्दुल कादिर जिलानी हो जाएंगे। नक्शबंदी ख्वाजा वाकी बिल्लाह, यानी ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद। फिरदौसी कौन है? शेख जलीलुद्दीन सुर्ख हो जाएंगे। सत्तारी कौन है? तो अब्दुल्ला सत्तारी। ठीक दोस्तों, तो ये हो जाएगा। शिवाजी की बात कर लेते हैं दोस्तों। 1665 में 1665 में पुरंदर की संधि करते हैं। 1670 ईस्वी में दूसरी बार सूरत की लूट करते हैं। 1666 में आगरा में औरंगजेब की कैद से निकलने में सफल रहे। जन्म इनका कब होता है दोस्तों? तो इनका जन्म होता है 1627 में, सिवनेर में होता है। पिता माता पिताजी माता जीजाबाई, पिता साहजी भोसले, गुरु दादाजी कोंडदेव थे, आध्यात्मिक गुरु थे समर्थ रामदास। राज्यभिषेक कब हुआ? तो 1674 तथा सितंबर देखिए जून में भी हुआ और सितंबर में भी हुआ। ठीक, 2 बार हुआ। उसके बाद पुत्र कौन थे? संभाजी और राजा राम थे दोस्तों। अब आगे बात करते हैं। मृत्यु हो जाती है 12 अप्रैल 1680 में। देखिए 1659 में अजबल खां की हत्या करते हैं। अब्दुल्ला भतारी की हत्या होती है। शाइस्ता की 63 में होती है। 64 में सूरत की पहली लूट होती है। ठीक दोस्तों, शिवाजी के जो अष्टप्रधान, जो मतलब अष्टप्रधान तो यहाँ देखेंगे, ये कौन है? प्रशासनिक अधिकारी हैं। देखिए स्वराज अधिकारी होते थे छत्रपति, महाल के सरवलदार कहते थे, तर्फ हवलदार, मौजा, कारकून, गांव या पाटिल या पटेल कहते थे। अष्टप्रधान कौन थे? देखिए पेशवा प्रधानमंत्री हो जाएंगे। अमात्य कौन थे? वित्त मंत्री थे। वाकियानीस ये जो है मंत्री दैनिक कार्यवाही थे। सचिव पत्राचार विभाग। सुमंत कौन थे? विदेश मंत्री। सेनापति सर या नौबत सैन्य मंत्री थे। पंडित राव धर्माधिकारी। न्यायाधिकार यानी न्याय जो है प्रमुख थे दोस्तों। देखिए समय कितनी तेज बढ़ रहा है। आगे बात करें शिवाजी के उत्तराधिकारी की बात करते हैं। संभाजी 1680 से 1689 दोस्तों। फिर राजा राम द्वितीय, सॉरी यहाँ नहीं, यहाँ देखिए राजा राम हो जाएंगे 1679 से 1700। इंपॉर्टेंट नहीं है इतना याद करना, लेकिन थोड़ा याद रखेंगे तो ठीक है। ताराबाई 1700 से 1707, औरंगजेब की मृत्यु जब हो जाती है। फिर 1707 से 1749 साहू जी, फिर राजा राम होते हैं 1777। उसके बाद से आपको देखने को मिलेगा अंग्रेज हस्तक्षेप करते हैं, उसे जो है अपने अंदर लेना, मतलब जो है ग्रहण करना शुरू करते हैं, अपने क्षेत्र में मिलाना। देखिए मराठा सरदारों के प्रभाव क्षेत्र पूना के पेशवा। ठीक, पूना के पेशवा, बड़ौदा के गायकवाड़, नागपुर के भोसले, इंदौर के होलकर, ग्वालियर के सिंधिया। आगे बढ़ जाए। देखिए पेशवा के अधीन मराठा शक्ति है कौन है? बाजीराव प्रथम है। बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव प्रथम, बालाजी बाजीराव, माधवराव, नारायण राव, रघुनाथ राव, माधवराव और बाजीराव द्वितीय। दोस्तों देखिए अगर आपका मन हो तो डेट याद करिए, सारी डेट याद ना कर पाएंगे, मुझे भी पता है, तो इसीलिए छोड़ दिया, लेकिन ये डेट अब भूलना नहीं है दोस्तों, ये वाली आंग्ल मराठा युद्ध। देखिए 1775 में शुरू होता है, 82 तक चलता है पहला। दूसरा 1803 से 1805, 1817 से 1818। ठीक दोस्तों, अब देखिए ये ऐसे रटना पड़ेगा आपको। पहले में क्या होती है? पुरंदर की संधि होती है। देखिए अभी बता रहे हैं कौन सी संधि होती है। पहले में होती है दोस्तों, कौन सी संधि होती है? पुरंदर की संधि नहीं होती है पहले में, ये होती है सालबाई की संधि। पहले में क्या होती है? सालबाई की संधि होती है दोस्तों। और इसमें होती है बसीन की संधि। कौन होती है? बसीन की संधि होती है। बसीन की संधि होती है या जो है बसे, इसमें कई सारी संधियां होती है अलग अलग दोस्तों, अभी हम देखेंगे अलग अलग। देखिए पहले में देख लेते हैं। देखिए 17, देखिए इस तरह नोट कर लीजिए 1775 से 82, 2-3 बार याद करना पड़ेगा। 3 से 5 हो जाएगा, फिर 17-18 हो जाएगा। ठीक, 17-18 इस तरह। ठीक, अब महत्वपूर्ण संधियां देख लेते हैं। देखिए पुरंदर की कब होती है संधि? तो 1665 में होती है। कब होती है? 1665
जो है मुगल सेनापति जयसिंह तथा शिवाजी। संगोला की संधि होती है 1750, बालाजी बाजीराव तथा राजा राम द्वितीय। सूरत की संधि होती है दोस्तों 1775। रघुनाथ राव और ईस्ट इंडिया कंपनी हो जाती है। पुरंदर की संधि 76 में होती है दोस्तों। ये क्या हो जाएगा, पेशवा माधवराव और नारायण राव और अंग्रेज के बीच में होती है। ठीक, उसके बाद बड़गांव की संधि दोस्तों होती है 1779 में, पेशवा माधवराव नारायण तथा अंग्रेज के मध्य। सलबाई की संधि होती है 1782 में, पेशवा माधवराव नारायण तथा अंग्रेज के मध्य। ठीक, फिर बासीन की संधि होती है, बसीन बसीन को याद कर लीजिए, बेसन 18 रुपए का 2 किलो। ठीक, 1802। फिर बाजीराव द्वितीय और अंग्रेज। देव गांव की संधि कब होती है, तो 1803 में होती है दोस्तों। रघुजी भोसले द्वितीय तथा अंग्रेज, अंग्रेज होंगे सब में दोस्तों। सूरजी अर्जन की संधि होती है सिंधिया, सा से सूरजी अर्जन, सा से सिंधिया। राजापुर घाट की संधि होती है, होलकर होते हैं दोस्तों। पूना की सन 1817 में होती है। ये बाजी राव द्वितीय व अंग्रेज के बीच होती है। ठीक दोस्तों, ग्वालियर की संधि दौलता राव व अंग्रेज के बीच होती है। मंदसौर की संधि कब होती है, तो 1818। देखो देखिए, अब जैसे मान ली संधियां पढ़ रहे हैं, तो जो इम्पोर्टेंट ज्यादा है उनको एग्जाम में वो आई हैं, आप जानते हैं जो इम्पोर्टेंट है वही आती है, तो उतनी नहीं आती, उतनी भूलना नहीं आपको। ठीक, और एक दो क्वेश्चन, एक दो मतलब संधि जो है एक्स्ट्रा याद कर लीजिए, तो जब एग्जाम में आएगा आराम से आप क्वेश्चन को कर ले जाएंगे। ठीक, आप देख लेते हैं कुछ। यहाँ से हम शुरुआत करेंगे गुरु नानक से। कहाँ है गुरु नानक जी हमारे, ये देखिए। सिख धर्म के प्रवर्तक हो जाएंगे। फिर गुरु अंगद हो जाएंगे, ये गुरुमुखी लिपि के जन्मदाता हो जाएंगे। सन याद कर लीजिएगा अपने हिसाब से जैसे आपका मन होगा। फिर गुरु अमरदास, फिर रामदास, ये अमृतसर व संतोष सर तालाब का निर्माण करवाया। अर्जुन देव स्वर्ण मंदिर का निर्माण कराते हैं। ठीक, उसके बाद अकाल तख्त का निर्माण कराते हैं कौन, गुरु गोविंद सिंह। गुरु हर राय, हरकिशन, तेग बहादुर, फिर गुरु गोविंद। ठीक दोस्तों, तो ये याद रखना पड़ेगा। अंतिम गुरु खालसा पंथ की स्थापना। ये सिखों के 10 गुरु हैं। इसकी मैं ट्रिक आपको लाऊंगा, करा दूंगा। कभी जीवन में भूलेंगे ना किसने कौन सा कार्य किया, ऊपर से नीचे जितने भी गुरु सब हो जाएंगे। इस बार भी आया था किसमें, नेट जेआरएफ में एक क्वेश्चन आया था। ठीक दोस्तों, मिलान करने को आता है, ऊपर से नीचे का क्रम लगाइए। अब मुगल साम्राज्य देखते दोस्तों। देखिए बाबर 1526 से 1530 तक मुगल वंश का संस्थापक था। पिता उमर शेख मिर्जा थे। उसके बाद अगर हम बात करें, माता कौन थी, कुतुब निगार खानम थी। पुत्र कौन थे, हुमायूं, कामरान, अस्करी, हिंदाल थे। बाबर क्या याद करता हूँ, तुझो की बाबरी या बाबरनामा। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ जाए। 4 पेज हैं, देख लेते हैं दोस्तों, 4-5 पेज जो भी है। पानीपत की पहली लड़ाई होती है, सॉरी दोस्तों, पानीपत की पहली लड़ाई होती है 1526 में। खानवा की होती है 27 में। चंदेरी का होता है 28 में, और घाघरा का होता है 29 में। खाना मतलब पानी खाना चल घर, पानी खाना चल घर, इस तरह याद कर सकते हैं आप। और बाबर इब्राहिम लोधी, बाबर जीतता है, सब में बाबर जीता दोस्तों। राणा सांगा इसमें हारा खानवा वाले में, और इसमें मेदिनी राय हरे चंदेरी में, और महमूद लोधी हरे घाघरा में। ठीक, तो ये याद रख लीजिएगा आप। अब तो क्या होता है, ये सन भी पूछ रहे थे। 16 मार्च को हुआ खानवा का, 21 अप्रैल को हुआ पानीपत का, 29 जनवरी को हुआ चंदेरी का, 5 मई को हुआ घाघरा का। तो याद करना पड़ेगा ना। उसके बाद देखिए हुमायूं के बारे में देखते हैं। हुमायूं की जो है जन्म कब होता है, तो 1508 में होता है, काबुल में होता है। 1530 में आगरा में सिंहासन पर बैठा। दिल्ली में हुमायूं के मकबरे का निर्माण उसकी पत्नी हाजी बेगम ने करवाया था। हुमायूं नामा की रचना गुलबदन बेगम उनकी बहन ने की थी। इनकी मृत्यु होती है 1526 में। तो कौन बनता है उसके बाद, अकबर बनते हैं। देखिए कुछ अभियान देख लेते हैं। इसमें विजयी कौन था, इसमें हुमायूं थे। देखिए देवरा का युद्ध हुआ था 1532 में, हुमायूं और अफगान महमूद लोदी के मध्य हुमायूं विजयी हुआ। चौसा का युद्ध हुआ 1539 में, हुमायूं और शेरशाह सूरी, शेरशाह विजयी हुआ। इसी में जो क्या हुआ, हुमायूं जो है जान बचाकर मतलब भागा तो गंगा नदी में गिर गया, तो उसे एक भिश्ती ने बचाया था। तो उसे शायद 2-3 महीने का या 1-2 साल का जो है, 1-2 साल तो नहीं कह सकते हैं, 2-4 महीने का जो है शासक बनाया था। मुकुट उकुट उसके ऊपर रखा था, तो चमड़े का सिक्का जो है चलाया था, क्योंकि चमड़े का सिक्का ज्यादा दिन चलता नहीं दोस्तों, वो मतलब घिस के खत्म हो जाता है, ज्यादा दिन चलता नहीं है ना, तो इसीलिए बनवाया था। उसके बाद है कन्नौज बिलग्राम का क्या था, 1540 का, हुमायूं शेरशाह। इसमें हुमायूं फिर भाग गया भारत छोड़ के। सरहिंद में वापस आता है 1555 में, जब कौन, जब जो शेरशाह सूरी के उत्तराधिकारी जैसे कमजोर होते हैं, फिर हुमायूं लौट आता है। देखिए यही तो मैं आपको बता रहा हूँ शुरू से, कि जब जब देखिए शेरशाह सूरी था तो हुमायूं भाग गया, आया नहीं आया, लेकिन वो इसके मरने का वेट किया, तो मतलब दुर्घटनावश जो है कालिंजर के अभियान था कालिंजर का, उसमें इसकी डेथ हो गई गोले से। तो ये 1545 में इसकी मृत्यु हो जाती है।
अब ये वेट कर रहा हूँ हुमायूँ कि कब जो है ये सूरी वंश का जो शासक कमज़ोर हो तो हम जाके आक्रमण करें। तो उसे मौका मिला कब 1555 में। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ जाए। शेर शाह सूरी बचपन का नाम फरीद खां था। मोहम्मद बहार खां लोहानी के ने शेर खां की उपाधि थी। 1540 दिल्ली की गद्दी पर बैठा। 1545 कलिंजर अभियान के दौरान मृत्यु हो गई। काबूलियत व पट्टा प्रथा शुरू किसने की? शेर शाह सूरी ने। अकबर के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों थोड़ा सा। देखिए थोड़ी सी स्पीड है, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ, कराना पड़ेगा ना, नहीं तो बहुत टाइम हो जाएगा। तो देखिए माता इसके जो है जन्म कब होता है? 1542 में अमरकोट के राजा बीरसाल के महल में। माता पिता कौन थे? हमीदा बानो बेगम हुमायूं थे। बचपन का नाम जलाल था। संरक्षक बैरम खां थे इसके, और राज्याभिषेक कालानौर में हुआ था 1556 में। मृत्यु होती है 1605 में अक्टूबर में। कब्र है सिकंदराबाद आगरा के निकट। प्रमुख युद्ध देख लेते हैं। पानीपत का द्वितीय युद्ध होता है 1556 में। अकबर हेमू के मध्य अकबर विजय होता है। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में। अकबर और महाराणा प्रताप के अकबर विजयी होता है। ठीक दोस्तों, लेकिन हालत पूरी खराब हो जाती है दोस्तों, विजय हो जाए अलग बात है। मुगल सेना का नेतृत्व मान सिंह कर रहे थे और आसफ खां कर रहे थे, ये भी पूछता है एग्जाम। अकबर के प्रमुख कार्य देख लेते हैं। ये तो भैया रट लीजिएगा पूरे पूरे, ठीक। देखिए अकबर के जो मतलब प्रमुख कार्य थे, दास प्रथा। कौन थी? दास प्रथा। 1562 में तीर्थ यात्रा कर। देखिए दासों को तीर्थ कभी नहीं ले जाया जाता है, ले जाया जाता नहीं। तो तीर्थ कर जो है समाप्त कर दिया गया। दासों के लिए तीर्थ कर समाप्त कर दिया गया, क्योंकि वो पैसे कहाँ से लाएंगे बेचारे। तो 62 में तो दास हो जाएंगे, 63 में कर समाप्त हो जाएगा। और जजिया कर भी उनके ऊपर से समाप्त कर देंगे। तीर्थ के बाद जजिया समाप्त हो जाएगा। फिर क्या करेंगे? आगरा से फतेहपुर स्थानांतरित कर देंगे, राजधानी अपनी बदल देंगे, क्योंकि सब लोग तीर्थ कर चुके होंगे तो ये राजधानी पर। तो चार को एक लाइन में याद कर लीजिए, समझ गए? ऊपर से नीचे याद कर लीजिए लाइन में। अब देखिए इबादत खाना, इबादत खाने का सभी धर्मों के लिए खोला गया। 78 से 3 और जोड़ दीजिए, यानी जो है 75 फिर 78। मजहर की घोषणा 79। और उसके बाद इबादत खाना बंद कर दिया गया 82, यानी 1582। दीन इलाही की स्थापना 1582। अकबर के नौरत्न कौन कौन से थे? अबुल फजल, फैजी, तानसेन, बीरबल, टोडरमल, राजा मान सिंह, अब्दुल रहीम खाना खाना, फकीर अजीउद्दीन, मुल्ला दो प्याजा। सॉरी दोस्तों, सॉरी 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 सॉरी। ठीक दोस्तों, तो ये थे। उसके बाद अगर हम बात करें, यहाँ कहाँ थे यार, हाँ यहाँ थे। ठीक, ये इतनी चीज़ें समझ में आई कि नहीं? उसके बाद देखिए इनके अभियान देखते हैं। अकबर द्वारा विजित राज्य देखते हैं। मालवा कब? 1561 में बाज बहादुर हो जाएंगे। चुनार 1561 में। अफगान शासक आमेर 1562। भारमल दोस्तों शासक ये थे, ठीक। मेड़ता 1562 जो है जयमल थे। गोंडवाना 1564। रानी दुर्गावती वो वीर नारायण थी। उसके बाद मेवाड़ का था 68 में था। 1576 में उदय सिंह महाराणा प्रताप। उसके बाद रणथंभौर दोस्तों। फिर कालिंजर का था जैसलमेर, मारवाड़, बीकानेर, जोधपुर, गुजरात। देखिए सब तो याद कर ना पाएंगे आप, और सब आपको करना भी नहीं है। कुछ इंपॉर्टेंट होंगे उनको याद कर लीजिए, वो भी हम कैसे कह रहे हैं इंपॉर्टेंट याद करना है, वो आप अपने प्रीवियस ईयर के तहत करेंगे। कैसे करेंगे? पीवाईक्यू के तहत करेंगे। पीवाईक्यू में जो क्वेश्चन आए रहे होंगे जिस तरह के, याद करना पड़ेगा। ठीक दोस्तों, देखिए कितने अभियान हैं यार। उड़ीसा, सिंध, बलूचिस्तान, कंधार, खानदेश, अहमदनगर, असीरगढ़। कभी याद करेंगे हम लोग? क्या रट पाएंगे? नहीं, टीचर तो भूल जाएंगे यार, अब बात और क्या ही कहें। भैया कैसे कौन रटेगा इतना। अब देखे हैं जहांगीर के बारे में देखते हैं। सलीम नाम था इनका। माता पिता हरखाबाई और अकबर थे। पत्नी कौन थी? मानबाई, जगत गोसाई, मेहरुन्निसा, नूरजहां दोस्तों। उसका पुत्र खुसरो था, परवेज था, शहरयार था, जहांदार था। आत्मकथा तुझ की जहांगीरी थी। मकबरा शाहदरा है। दरबार में आने वाले विदेशी हॉकिंस थे, सर थॉमस रो थे, फ्रांसिस्को बेलसार्ड थे। दो अस्पा व सी अस्पा प्रथा चलाई दोस्तों। जहांगीर का शासनकाल चित्रकला का स्वर्णकाल कहलाता है दोस्तों। ठीक, समझ में आया कि नहीं दोस्तों? याद आना चाहिए। स्क्रीनशॉट मैं ले लूँ इसका, क्योंकि मुझे में ये नोट करना हमें ये चीज़ ना, पीसीएस में पीडी में क्वेश्चन बन सकता है। क्योंकि हमारे पास शाहजहाँ का है, शाहजहाँ के समय का है, और विजयनगर साम्राज्य का है। तो वहाँ से मान लीजिए एक क्वेश्चन तो आ ही सकता है, दोनों में से हो सकता है। और कहो ये पूछ सकता है, तो 3-4 याद कर लेंगे तो आसानी रहेगी ना। तो ये चीज़ है। देखिए अगर हम बात करें शाहजहाँ के बारे में, तो इनके शासनकाल की अगर हम बात करें तो इनका नाम क्या था? खुर्रम था। वही थी जगत गोसाई। अर्जुत बानो बेगम यानी मुमताज महल थी इनकी माता। दारा शिकोह पुत्र थे औरंगजेब थे। मुराद से शाहशुजा थी। मृत्यु होती है 1666 में हो जाती है दोस्तों। अगर हम आगे बात करें 1638 में क्या कहते हैं, राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की। दारा शिकोह को शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी।
दारा शिकोह के उपनिषदों का फारसी में अनुवाद क्या कहलाता? सिर ए अकबर कहलाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। शासनकाल स्थापत्य का स्वर्णकाल कहते हैं। देखिए जहांगीर को क्या कहते हैं? चित्रकारी के लिए, और इनको शाहजहां के लिए वास्तुकला स्थापत्य। स्थापत्य आर्किटेक्चर मोन्यूमेंट जो होता है ना, वो होता है दोस्तों। अगर हम बात करें जैसे ताजमहल, ताजमहल किसने बनवाया? शाहजहां ने बनवाया। तो ताजमहल क्या है? स्थापत्य ही तो है। तो इस तरह हम याद कर सकते हैं कि स्थापत्य कला किसका है? तो शाहजहां का। कब्र आगरा ताजमहल में दोस्तों, ठीक। अब देखिए उत्तराधिकार का युद्ध है, अलग अलग हुआ था। कौन था पहला? तो बहादुरपुर युद्ध हुआ, फिर धर्मत का युद्ध हुआ 1658 में। औरंगजेब और मुराद बख्श की संयुक्त सेना तथा जसवंत सिंह व कासिम खां की शाही सेना। औरंगजेब विजयी रहा इसमें। बहादुरपुर युद्ध हुआ 1500। फिर ये भी देखिए सिर्फ फरवरी ये अप्रैल में होता है, शाही सेना विजयी रहती है। और ये देखिए फिर ये 50 में होता है सामूगढ़ का दोस्तों, 1650 में हो जाता है। औरंगजेब विजयी रहता है इसमें दोस्तों, ठीक, याद कर लीजिएगा आप लोग। फिर देखते हैं थोड़ा, खजवा का युद्ध होता है 59 में होता है। देवराई का 59 में होता है, ये जनवरी में होता है, ये अप्रैल में होता है। औरंगजेब इसमें भी विजयी रहता है, ठीक। औरंगजेब के बारे में देख लें। मुमताज महल शाहजहां इनके पिता थे। दिलरास बानो बेगम, रबिया उद्दुरानी उद्दौरानी, ठीक। फिर मुअज्जम बहादुर शाह फर्स्ट था। मोहम्मद आजम और कामबख्श, इनके 3 बेटे थे। मुअज्जम, आजम, कामबख्श और मोहम्मद सुल्तान, 4 बेटे थे बेसिकली, लेकिन एक पहले मर चुका था इनके शासनकाल में ही। राजा अभिषेक की बात करें, पहली बार जो है मतलब आगरा में हुआ और दूसरी बार दिल्ली में हुआ, ठीक, 1 साल बाद। आगे बढ़े। फरवरी में इनकी मृत्यु होती है 1707 में। यहीं से मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत मानी जाती है। जो है मकबरा कहाँ है? औरंगाबाद। मुगल शासन की व्यवस्था देख लेते हैं कुछ दोस्तों। शासन का विभाजन, प्रमुख अधिकारी, सूबा, प्रांत, सूबेदार, सरकार। देखिए सबसे ऊपर है साम्राज्य का विभाजन, सूबा में होता, फिर जिला, फिर परगना या महाल, फिर मौजा या दीहा या ग्राम। देखिए मौजा हमारे यहाँ वाज भी है, ग्राम भी है, परगना भी लिखते हैं हम लोग, जिला भी है, प्रांत भी है। वह नाम बदले हैं। ये सूबेदार होते थे, सूबा के प्रमुख, फौजदार होते थे, जिला के सिकदार होते थे, परगना के वो मुकद्दम, खुद या चौधरी होते थे, मौजा या ग्राम के, ठीक दोस्तों। मनसबदारी व्यवस्था को देख लेते हैं। मनसबदारी व्यवस्था अकबर द्वारा लागू की गई। मनसब जात व सवार में विभाजित थी। मनसबदारों की श्रेणियां थी। मनसबदार 100 से मतलब 10 से 5000 जात तक के मनसब होते थे। अमीर 5000 से 2500 जात तक के मनसब, अमीर या उम्दा 2500 से अधिक जात के मनसब। देखिए मैं ये सब बताऊंगा आपको आगे जैसे जैसे बढ़ेगा। हम यहीं पे देखते हैं मुगल काल में भूमि, खालसा भूमि सीधे सुल्तान के नियंत्रण में होती थी। खालसा भूमि जागीर क्या होती थी? सरदारों के वेतन के बदले दी जाने वाली भूमि। और सायुरगल या मदद ए मास विद्वानों व धार्मिक विद्वानों के अनुदान में दी जाने वाली भूमि। हम बात करें मुगल काल में भू राजस्व वसूली प्रणाली कौन थी? तो बटाई, गल्ला बख्शी, जब्ती, दहसाला, इजारेदारी, ठेकेदारी, नक्श व कानकुआत प्रणाली। तो यहीं पे दोस्तों हमारा ये जो है कंप्लीट हो जाएगा। हम कल से मॉडर्न हिस्ट्री शुरुआत करेंगे, जो भी बचा होगा देख लेंगे एक आध पेज आगे हम देख लेंगे, फिर कल वो ही करा देंगे, फिर हम कंप्लीट कर लेंगे, ठीक दोस्तों। फिर कल से हम मॉडर्न हिस्ट्री देखेंगे, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए दोस्तों। चेहरे पर मुस्कान हमेशा होनी चाहिए, ठीक। जिंदगी कठिन है, सबके लिए है। आप ये ना सोचिएगा कि मेरे साथ ही होता, सबके साथ होता। हर इंसान परेशान है, मैं हूँ, मैं भी होऊंगा किसी न किसी बात से परेशान। हर इंसान आज के समय में हेल्दी कोई नहीं दोस्तों, ठीक। मतलब बीमारी किसी को ना होगी वो अलग बात है, लेकिन हेल्दी कोई नहीं। हेल्दी की डिफिनेशन ही अलग होती है। जो शारीरिक, मानसिक, आर्थिक इन सभी रूप से जो स्वस्थ है ना, वही हेल्दी है, उसे ही हम हेल्दी कहते हैं। जो शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और मतलब राजनीति छोड़ो, सामाजिक, आर्थिक, सामाजिक, आर्थिक, मानसिक, ये सब शारीरिक, ये अगर चारों चीजों से अगर कोई हेल्दी है, यानी अगर कोई खुश है, तो वो क्या है? वो हेल्दी है, ठीक दोस्तों। तो कोई जो है आज के समय में हेल्दी नहीं मिलेगा आपको, किसी न किसी बात से परेशान होगा। पैसे को लेकर, शरीर को लेकर, मानसिक मानसिक पीड़ा होगी किसी को, तो किसी को शरीर से दिक्कत होगी, कोई मोटा होगा, कोई पतला होगा, कोई छोटा होगा, कोई बड़ा होगा। तो ये सारी चीजें होंगी, कुछ ना कुछ चीजें होंगी। तो उसके लिए जो है परेशान ना होइए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए दोस्तों। सारी चीजें बदलेंगी सिलेक्शन के बाद, ठीक दोस्तों। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।